अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है राज मोहम्मद और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का राज देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.10 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि डेली लाइफ के अंदर हम डिफरेंशिएशन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास m ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी इज दिस। एक फार्मूला आपको गिवन है जो कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, और ये फार्मूला आपको बता रहा है कि उसका मास कितना है, ठीक है। ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी है। वेयर m नॉट इज द इनिशियल मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट हैपन्स टू m एज v अप्रोचेस टू c। सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं कि जो हमें फार्मूला गिवन है वो क्या है। फार्मूला हमें क्या गिवन है, बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है, इजी है, आपको समझ इजीली आ जाएगा। वो आपको गिवन है मास इक्वल टू इनिशियल मास है m नॉट, और यहाँ पर आपको गिवन है 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइड बाय c स्क्वेयर। यहाँ पर v जो है वेलोसिटी है और c जो है ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गई ये बात? अच्छा, क्लियर है। चलते हैं। अब सबसे पहले वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि मास के अंदर क्या चेंज आएगी जब जो c है आपके पास, v है, वो अप्रोच करेगा किसको, c को। अप्रोच करने का मतलब कि ऑलमोस्ट c के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल v की वैल्यू हमारे पास c की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम कह रहे हैं कि ये जो v है ऑलमोस्ट 2 को अप्रोच कर रहा है, मतलब समझ लो कि 2 है, उसके करीब करीब है बिल्कुल। तो आप बताएं कि मास के अंदर क्या चेंज आएगी इसके मास के अंदर। तो ये आपका जो पूरा डिनोमिनेटर है इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास क्या लिखे हुए, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर है ना। तो अगर हम यहाँ से देखें कि एज v अप्रोचेस टू c, जैसे जैसे v c को अप्रोच करेगा तो देखो दोनों की वैल्यू सेम होगी कि नहीं। v जब c को अप्रोच करेगा इसका मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल c की वैल्यू आपके पास 2 है और हम कह रहे हैं कि v इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, अप्रोक्सीमेटली ये भी क्या होता है, v2 के इक्वल आता है ना। तो इसका मतलब c और v आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखें कि अगर v और c आपस में इक्वल हो तो दोनों फॉर एग्जाम्पल 2 हो, 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएंगे, 1 होंगे कि नहीं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देयरफॉर v स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा, 1 को। रीजन समझ आ गई कि v चूंकि अप्रोच कर रहा है c को, मतलब ऑलमोस्ट c के बराबर है, ये क्या है, उसके इक्वल है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल है। तो इसका मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम होंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों की वैल्यू सेम है तो ये तो कटिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 को अप्रोच कर रहे हैं दोनों, तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा कि नहीं। तो अगर ये 1 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर किसको अप्रोच करेगा, 0 को करेगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 1 को अप्रोच कर रही है तो मतलब 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर, ये किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। समझ आ गया। उन्होंने कहा कि अगर v c को अप्रोच कर रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट c के इक्वल है वो, तो बताएं m के अंदर क्या चेंज आएगी। तो आप देखिए ये पूरा डिनोमिनेटर था आपके पास, ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू m नॉट, ये आपके पास किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ऑलमोस्ट समझ लो कि 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। समझ आ गई बात। देयरफॉर एज v अप्रोचेस टू c m विल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। समझ आ गई बात। m किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जैसे जैसे आपके पास v अप्रोच करेगा c को, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है कि v अप्रोच करना c का मतलब क्या है कि बिल्कुल करीब करीब है, ऑलमोस्ट c के इक्वल है वो। तो ऑलमोस्ट अगर c के इक्वल होगा तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएंगी, फिर तो दोनों कैंसिल होंगे। 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है कि नहीं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर v अप्रोच करेगा c को तो इसका मतलब आपका m जो है मास वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, क्योंकि इन्फिनिटी आएगा फिर। क्लियर है ये बात, आई होप कि समझ आया होगा, और यही हमने उनको बताना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि एक फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, kx प्लस 1 व्हेन x लेस देन आर इक्वल टू 3 और 2 माइनस kx व्हेन x ग्रेटर देन 3, ठीक है। इस कंटिन्यूस एट 3, वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है पीस वाइज ही कंटिन्यूस है 3 के ऊपर।
व्हाट इज के, तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल इजी है। आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताओ कि अगर फंक्शन किसी वैल्यू के ऊपर कंटिन्यूस होगा तो वहां पर क्या होता है। हमें पता है कि एज एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों इक्वल होंगे एफ ऑफ 3, फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर जो एग्जैक्ट होगी उसके इक्वल होंगे। ये बेसिक डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, समझ आ गई बात। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड के लिए मैंने याद रखो एक बात बताई थी कि फंक्शन में x की वैल्यू लेस देन जहाँ पर लिखी होगी, ठीक है, वो फंक्शन हमने लेफ्ट हैंड के लिए यूज़ करना है। ग्रेटर देन जहाँ पे लिखा होगा वो राइट हैंड लिमिट के लिए, और इक्वल टू जहाँ पर लिखा होगा वो फंक्शन हम इक्वल जो हमारे पास फंक्शन होगा, फंक्शन के ऊपर जो वैल्यू होगी उसके लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 3 के ऊपर। तो एफ ऑफ 3 हमारे पास फंक्शन फिर कौन सा होगा, इक्वल कहाँ पर है, देखो लेस देन और इक्वल टू ये वाला है ना, तो ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे इसके लिए के एक्स प्लस 1। तो इसका मतलब कि हमारे पास एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई है, के एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, 3k प्लस 1। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये आप लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी कंटिन्यूटी की, ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर। तो आई होप सो कि आप लोगों को पहले से इन चीज़ों का आइडिया होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम राइट हैंड लिमिट पहले फाइंड कर लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू, किसको अप्रोच कर रहे हैं, 3 को, राइट साइड से, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है, तो इसके लिए फंक्शन ये गिवन है, तो हम 2 माइनस के एक्स यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगी यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगी, 3 पुट कर एक्स ही गए तो 2 माइनस 3 के आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो दो इक्वेशन हमें मिल गई, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। चूँकि हमने पढ़ा है कि आपके पास ये दोनों जो है एफ ऑफ 3 जो है ये राइट हैंड लिमिट के भी इक्वल होगा और इसके भी, तो हम इन दोनों को फाइंड कर चुके हैं। देयरफॉर आपके पास राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ 3 के इक्वल होगी कि नहीं, होगी ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 3 के आई थी, एफ ऑफ 3 के हमारे पास क्या आई थी, वो 3k प्लस 1। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू, ये माइनस 3k उधर जाकर क्या हो जाएगा, 3k प्लस 3k हो जाएगा, और ये प्लस 2 इधर आकर प्लस 1 में से माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। 3k प्लस 3k कितना हो जाएगा, 6k प्लस 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या है, ये माइनस 1 उधर जाकर प्लस 1 होगा, ये 6 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 1/6 आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, k की फाइनल वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। आप लोगों को अगर बेसिक कंटिन्यूटी का पता हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का, तो वही क्वेश्चन हैं इससे पहले आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज दिस। ये एक आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है, जो कि आपको बता रहा है कि अगर रेडियस आप जो मर्जी इंटर करें यहाँ पर, ये आपको वॉल्यूम दे रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इफ इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। चलो पहले हम ये फार्मूला लिख लें, फिर हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या कह रहा है। फार्मूला आपको गिवन है v इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई r की पावर 3, ठीक है। ये आपको एक बेसिक फार्मूला गिवन है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर फाइंड आउट करो एरिया ऑफ स्फीयर, क्या, एरिया ऑफ स्फीयर। आप उसको बेशक रिप्रेजेंट कर लें a से, ये हमने फाइंड करना है, यहाँ पर मेन टारगेट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ये क्या है, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वॉल्यूम के अंदर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम के अंदर चेंज है इंस्टेंटेनियस, मतलब dv डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू r है, तो इसका मतलब dr। जैसे हम क्या करते थे, y डिवाइड बाय dy बाय डिवाइड बाय x dx लिखते थे ना, तो इसका मतलब क्या होता था, रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू r। तो हमने एक्चुअल में dv बाय dr फाइंड करना है यहाँ पर, समझ आ गई बात। तो वो आपसे कह रहे हैं कि जो एरिया ऑफ स्फीयर होगा, सरफेस एरिया, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वॉल्यूम में विद रिस्पेक्ट टू r। तो हमने एक्चुअल में ये डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का। इसको आप इक्वेशन a का नाम दे दें। तो हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन a बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। यहाँ पर एक्स की जगह यहाँ पर क्या गिवन है आपको, आर गिवन है। समझ आ गया यहाँ तक। अच्छा, अब आपके पास एरिया ए किसके इक्वल आ जाएगा, डी वी बाय डी आर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू यहाँ पर डी बाय डी आर करेंगे 4 पाई डिवाइड बाई 3 इंटू आर क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 4 पाई डिवाइड बाई 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब बस आर क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3r स्क्वायर होता है कि नहीं, 3 और 3 कैंसिल। तो इसका मतलब फाइनली हमारा जो एरिया है वो किसके इक्वल आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया है उस स्क्वायर का जो कि हमने फाइंड करना था, जो कि एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज था इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर। ये आपको लिखा हुआ गिवन है, ये स्टेटमेंट। समझ आ गई बात। तो यहाँ से आपको फंक्शन गिवन था, सिंपल हमने डेरिवेटिव लेना था और हमारे पास सरफेस एरिया फाइंड हो चुका है। चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं कि द हाइट एस अबाउट द ग्राउंड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल टाइम इज गिवन बाय एस ऑफ टी। यहाँ पर टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को और एस रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, जो कि आपके प्रोजेक्टाइल की हाइट है, ठीक है, ग्राउंड से अबव, ठीक है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी वी नॉट और एस नॉट जो इस फंक्शन में आपको गिवन है, ये क्या है, कांस्टेंट है। जैसे 1 2 3 कांस्टेंट होते हैं, इसी तरह इनको भी कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी एट टी इज इक्वल टू 4। सिंपली हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, एट टी इज इक्वल टू 4 के ऊपर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये बात याद रखनी है कि एस नॉट, वी नॉट और जी की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। समझ आ रही है बात, एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इसको। तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको डेरिवेटिव आते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला है। 1 डिवाइड बाई 2 जी टी स्क्वायर प्लस वी नॉट टी प्लस एस नॉट। यहाँ पर एस नॉट, वी नॉट और जी कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे 1 over 2 3 2 4 5 नंबर्स होते हैं, इसी तरह ये भी कांस्टेंट है। तो हमने क्या करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो हमारे पास डी एस डिवाइड बाई डी टी आ जाएगा। यहाँ पर 1 over 2 भी कांस्टेंट है और ये जी जो है ये भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। समझ आ गई बात। प्लस वी नॉट भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा। ये जो t है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और एस नॉट का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, उन्होंने हमें पहले से कह दिया है ये, ठीक है। तो आपके पास डी एस डिवाइड बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, जी टी के इक्वल आ जाएगा, प्लस ये वी नॉट आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, एट टी इज इक्वल टू 4 उन्होंने हमें कहा है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एट टी इज इक्वल टू 4 डी एस बाई डी टी आ जाएगा, एट टी इज इक्वल टू 4 किसके इक्वल आ जाएगा, ये जी एज इट इज़, टी की जगह आ जाएगा 4 प्लस वी नॉट एज इट इज़। तो इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 4g प्लस वी नॉट। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। सिंपल फंक्शन गिवन था, हमने डेरिवेटिव लेना था और t इज इक्वल टू 4 के ऊपर उसकी वैल्यू चेक करनी थी। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज मेजर्ड टू बी 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है। इसका एक साइड आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं उसको x का नाम दे देता हूँ, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। समझ आ गई बात। विद अ पॉसिबल एरर ऑफ 0.3 सेंटीमीटर यूज डिफरेंशियल टू फाइंड अप्रोक्सीमेशन टू द मैक्सिमम एरर इन एरिया, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिलेटिव एरर एंड अप्रोक्सीमेट एरर। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक अप्रोक्सीमेट एरर और एक रिलेटिव एरर। इन दोनों के लिए दो बेसिक फार्मूलाज हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अप्रोक्सीमेट एरर की। किसकी, अप्रोक्सीमेट एरर। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है बेसिक डिफरेंशियल के अंदर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए से, ठीक है। एरिया के अंदर अप्रोक्सीमेट एरर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, ये आपके पास डी ए डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर ए क्या है, डी ए बाई डी एक्स क्या है और डेल्टा एक्स क्या है, इनको हम समझेंगे और फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और डेल्टा ए आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट एरर को। समझ आ गई बात। इसी तरह रिलेटिव एरर है हमारे पास। रिलेटिव एरर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिलेटिव एरर के लिए याद रखना कि आपके पास उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रिलेटिव एरर को आर ई से, और ये आपके पास किसके इक्वल होगा, जो आपके पास डेल्टा ए की वैल्यू आई होगी उसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, टोटल एरिया के साथ, जितना भी एरिया होगा उस स्क्वायर का। समझ आ गई बात। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो हमने टर्म्स यूज़ किए हैं
डेल्टा एक्स ए क्या चीज़ है, ठीक है, इनको हम लिख लेते हैं कि ये आपके पास एक्चुअल में है क्या। आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आपको जो गिवन है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। गिवन में आपको गिवन है एक चीज़, वो क्या है, साइड एक्स। साइड कितना गिवन है आपको, वो कह रहे हैं कि वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है वो, एक साइड 10 सेंटीमीटर है, ये आप लोगों को चीज़ गिवन है। अब एक्चुअल में जो डेल्टा एक्स है ना, ये आपके पास ये जो एरर है, ये जो आपके पास पॉसिबल एरर गिवन था 0.3 सेंटीमीटर, एक्चुअल में ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है। किसकी, एरर इनसाइड, एक साइड के अंदर जो एरर है ना आपको गिवन, वो क्या है, डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। आप प्लस लें या माइनस लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक। अच्छा, अब एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि किसके इक्वल होगा, स्क्वायर का एरिया किसी भी दो साइड्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो साइड एक गिवन है आपको, ठीक है, स्क्वायर है तो हर साइड इक्वल होंगी, तो एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, ये एरिया आ जाएगा, दो साइड्स का मल्टीपल, ठीक है। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, तो 100 सेंटीमीटर आ गया एरिया। ए की वैल्यू हमें मिल गई है जनाब, हमें डेल्टा एक्स की मिल गई, हमें चाहिए डी ए बाई डी एक्स। तो ए आपके पास यहाँ पर है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, सोल्यूशन में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डी ए बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन ये है, डी बाई डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर का, समझ आ गई बात। तो आपके पास डी ए वाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, वो आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है कि नहीं, समझ आ गया यहाँ तक। तो हमारे पास सिंपली जो हमने फार्मूला नंबर 1 पढ़ा है अप्रॉक्सीमेट एरर के लिए, वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा ए अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, डी ए डिवाइड बाय डी एक्स, ठीक है, डी ए डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब हमारे पास डेल्टा ए की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, डेल्टा ए की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास देखें, ये डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू थी 2x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखें शुरू में मैंने आपको लिखवाई थी 10, तो मैं इस x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ 10 इंटू डेल्टा x है, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या थी 0.3 आ जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास डेल्टा ए की जो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी अप्रॉक्सीमेट एरर, वो क्या आ जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गई बात, ये हमने फाइंड आउट कर लिया पार्ट नंबर 1 इसका। अब पार्ट नंबर 2 के लिए फार्मूला ये है कि जो इसकी वैल्यू है इसको ए से डिवाइड कर दो। ए क्या है, ए आपके पास एक्चुअल में 100 है, ठीक है, एरिया, देयरफॉर नाउ रिलेटिव एरर आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास इक्वल होगा डेल्टा ए डिवाइड बाय ए के। तो डेल्टा ए डिवाइड बाय ए, डेल्टा ए की वैल्यू क्या है आपके पास 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय ए की वैल्यू आपके पास 100 थी, ये हमने फाइंड की है, 100 आ गई है। तो इसका मतलब ये आपके पास 0.06 रिलेटिव एरर अप्रॉक्सीमेटली आ गया। ये दो आपके फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आए होंगे। आपको सिर्फ ये दो फार्मूलाज पता हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। और डेल्टा एक्स यहाँ पर पॉसिबल एरर है एक साइड के अंदर, और डी ए डिवाइड बाई डी एक्स जो है ये एरिया का आप डेरिवेटिव लो, तो एरिया किसके इक्वल होगा, एक साइड को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो एरिया एक्चुअल में दो साइड्स का मल्टीप्लाई करो आप तो वो उसके इक्वल होता है, और स्क्वायर के दोनों हर साइड इक्वल होते हैं। तो इसीलिए एक्स जितना ये होगा उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, और उतना साइड ये भी होगा, चारों साइड्स आपके पास इक्वल होंगे स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास ये एरिया था, डिफ्रेंशिएट किया, ये वैल्यूज फाइंड आउट की और सिंपल सॉल्व किया। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि अ वुमन जॉगिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस पॉइंट ए हेडिंग नॉर्थ। वो कह रहे हैं कि एक वुमेन है, वो जॉगिंग कर रही है नॉर्थ वाली साइड पे, उसका फेस है, ठीक है, हेड है, और वो कितने स्पीड से जॉगिंग कर रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जॉगिंग कर रही है, और इस पॉइंट ए को वो क्रॉस कर रही है। ठीक है, 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद मैन जॉगिंग एट अ रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द सेम पॉइंट हेडिंग ईस्ट। वो कह रहे हैं कि इसके 10 मिनट बाद जब वुमेन ने जॉगिंग स्टार्ट की, 10 मिनट गुजरने के बाद एक मैन था, ठीक है, उसने जॉगिंग स्टार्ट की कितने स्पीड के साथ, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ईस्ट वाली साइड पे। ठीक है, तो उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, और वुमेन जॉगिंग कर रही थी नॉर्थ वाली साइड, उसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया। आगे क्या कह रहे हैं, हाउ फास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉगर चेंजेस 20 मिनट आफ्टर द मैन क्रॉसेस ए। वो कह रहे हैं कि जब इस बंदे ने, मैन ने
इस पॉइंट ए को क्रॉस किया, तो बताएं कि ये इन दोनों के दरमियानी जो डिफरेंस है जिसको हमने z से रिप्रेजेंट किया है, इसके अंदर कितनी चेंज आ रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन देम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dz/dt हमने ये फाइंड करना है। मेन टारगेट हमारा यही है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं कि मैन जॉग्स, उसने कितनी जॉगिंग की है फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट तक जॉगिंग की है ना उसने, समझ आ गई बात। जो बंदा भाग रहा था उसने 20 मिनट जॉगिंग की है टोटल फॉर 20 मिनट्स। तो हमारे पास इसको हावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 20 को 60 से डिवाइड करें तो 1/3 हावर्स आ जाएंगे, समझ आ गई बात। अच्छा, अब ये तो वो आपके पास 20 मिनट उसने रनिंग की है, समझ आ गई बात, मतलब 1/3 हावर्स वो लगातार भागता रहा है। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस को फाइंड करने का सिंपल फार्मूला है हमारे पास, हम x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं मैन का जो डिस्टेंस है टोटल जो उसने ट्रेवल किया है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो कितने स्पीड से जॉगिंग कर रहा था मैन जो है, 9 किलोमीटर स्पीड के साथ ना, कितने टाइम किया उसने, 1/3 हावर्स। तो आपके पास ये कितने किलोमीटर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 किलोमीटर्स, समझ आ गई बात। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्लियर है। इसी तरह वुमेन की जॉगिंग का हम फाइंड करेंगे, वुमेन जॉग्स फॉर, अब वुमेन ने कितनी जॉगिंग की होगी, देखो वो कह रहे हैं कि वुमेन पहले जॉगिंग स्टार्ट कर चुकी थी, 10 मिनट गुजरे तो मैन ने जॉगिंग स्टार्ट की। तो मुझे बताएं कि मैन ने 20 मिनट जॉगिंग कब स्टार्ट की, जब वुमेन ऑलरेडी 10 मिनट जॉगिंग कर चुकी थी। तो 10 मिनट वो और 20 मिनट ये, टोटल कितने मिनट्स इसने जॉगिंग की होगी, 30 मिनट्स की होगी ना, समझ आ गई बात। तो इसको अब हावर में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करें तो 1/2 हावर्स आ जाएंगे, ये समझ आ गई है ना। अच्छा, अब ये वुमेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल, इसको कैसे फाइंड करेंगे, उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y किसके इक्वल आएगा आपके पास, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो वुमेन कितने स्पीड से जा रही है, 10 से, और कितने टाइम के लिए, 1/2 हावर्स। तो 10 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो ये आपके पास 5 किलोमीटर्स आ जाएगा y की वैल्यू, मतलब टोटल डिस्टेंस जो वुमेन ने ट्रेवल किया है, समझ आ गई बात। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम देखें, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए, उसका डेरिवेटिव लेंगे तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन देखें, बाय पाइथागोरस थ्योरम इस साइड पे z है, ये आपके पास y है, और ये क्या है, ये x है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम कि आपके पास क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास एक रिलेशन होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, z² इक्वल होता है कि नहीं x² + y² के, समझ आ गई बात, क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। आपका मेन टारगेट क्या है, dz/dt को फाइंड करना, ठीक है। तो आप dz/dt यहाँ से फाइंड करोगे, आप इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो आपके पास dz/dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर रूल लगेगा, ये 2z हो जाएगा, और z का डेरिवेटिव dz/dt आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, समझ आ गई बात। यहाँ पर ये 2x हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt हो जाएगा, प्लस ये 2y हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dy/dt आ जाएगा। इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लें तो 2z dz/dt इक्वल आ जाएगा 2, इन दोनों में से कॉमन आएगा तो x dx/dt प्लस y dy/dt आ जाएगा। तो अब ये 2 और 2 कैंसिल, आपके पास फाइनल रिलेशन क्या बना, z dz/dt आ गया इक्वल टू x dx/dt प्लस y dy/dt। आई होप कि आप लोगों को नज़र आया होगा, सॉरी आप लोग यहाँ से देख लें, मैंने जस्ट क्या किया है, इनका डेरिवेटिव लिया है, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो अब बस ये फाइनल बचा। अब यहाँ पर मेन टारगेट हमारा क्या है, देखें x की वैल्यू तो हमारे पास है, वो कितनी थी, 3 आई थी, हमारे पास y की भी वैल्यू है 5, लेकिन हमारे पास dx/dt नहीं है और dy/dt नहीं है, समझ आ गई बात। ये एक्चुअल में क्या है, ये आपके पास x एक्चुअल में क्या है, टोटल डिस्टेंस है ना जो मैन ने ट्रेवल की है, और y टोटल डिस्टेंस है जो मैन ने ट्रेवल की है। तो आपके पास ये एक्चुअल में जो dx/dt होगा, ये कहाँ से आएगा, ये आपके पास वो वैल्यू होगी, हम x को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मैन के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। तो मैन ने जितने स्पीड से ट्रेवल किया होगा, जितनी उसकी स्पीड होगी, dx/dt भी उतना ही होगा। इसी तरह y को हमने वुमेन के लिए किया है, तो वुमेन का जितना स्पीड था, जितना उसने स्टार्ट में, मतलब जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रही थी, जॉगिंग कर रही थी,
तो वो dy/dt आ जाएगा। तो हम यहाँ से सिंपल कह सकते हैं हेंस dx/dt आपके पास किसके इक्वल है, मतलब मैं जिस स्पीड से जॉगिंग कर रहा था वो क्या है 9 किलोमीटर है ना, तो 9 आ गया। dy/dt क्या होगा, y मतलब वुमेन, तो वुमेन किस स्पीड से जॉगिंग कर रही थी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपके पास 10 आ गई। x और y की वैल्यूज भी है, मसला किसका है z का है। अब z कहाँ से आएगा, अगर इस इक्वेशन को मैं देखूँ यहाँ से मैं z की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये क्या आ जाएगा x² + y² का स्क्वायर रूट आएगा कि नहीं, तो x² क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, y की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हमारे पास z की वैल्यू फाइनल क्या आ गई √34 आ गई कि नहीं, तो हमारे पास सारी वैल्यूज मिल गई। देयरफॉर dz/dt क्या आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू हमारे पास थी 3, dx/dt 9 है, ठीक है, प्लस इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास थी 5 और dy/dt की वैल्यू है 10, ठीक है, और यहाँ पर z की वैल्यू हमारे पास √34 थी, इस z की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी वो वाली, ठीक है। अब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल जिसको आंसर आएगा आपके पास dz/dt का ये आपके पास 77 हो जाएगा और ये √34 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो डिस्टेंस दोनों के दरमियान था विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके अंदर चेंज था अप्रॉक्सीमेटली, वो किसके इक्वल आ जाएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे 13.22 किलोमीटर पर हावर। इसका मतलब कि जिस स्पीड के साथ ये दोनों ट्रेवल कर रहे हैं मैन और वुमेन, तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर कितनी चेंज आएगी पर हावर, हर घंटे में 13.22 किलोमीटर वो और दूर होते जाएंगे एक दूसरे से। समझ आ गया होगा, आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं इसी तरह बाकी पार्ट्स को भी हम सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि प्लेट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एक्सपेंडिंग विद टाइम। एक आपके पास प्लेट गिवन है, ठीक है, प्लेट है एक छोटा सा और उसका शेप किस तरह है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह है बिल्कुल, जो कि टाइम के साथ एक्सपेंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसका साइज। अ साइड इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर हावर, हर घंटे में वो 2 सेंटीमीटर उसका एक साइड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन साइड इज 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं, गिवन जो आपको है डेटा, गिवन डेटा आपको क्या है, गिवन डेटा में कह रहे हैं कि ट्राइंगल हैज साइड, उसको हम एस का नाम दे देते हैं, वो कितना है 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ये देखो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग रेट क्या है उसका, इंक्रीजिंग रेट पर हावर, हावर के हिसाब से, तो इंक्रीजिंग रेट साइड का है ना, एक साइड का, तो रेट ऑफ चेंज इन साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ds/dt है एक्चुअल में, ठीक है। ये साइड के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है, चेंज आ रहा है पर हावर टाइम के हिसाब से, वो कितना है, वो आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर पर हावर। समझ आ गई बात। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है कि क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी यहाँ पर आप लिख लें इक्विलेटरल ट्राइंगल साथ लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है A = √3 / 4s²। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम इस फार्मूले की मदद से आप फाइंड आउट करते हैं। तो हमने और कुछ नहीं करना, हमने चेंज फाइंड करनी है कि आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कितनी चेंज आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से, ठीक है, हर साइड में। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, ठीक है, टाइम है। समझ आ गई बात। तो हमारे पास dA/dt जो हमने फाइंड करना है वो किसके इक्वल आ जाएगा, √3 / 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा और d/dt ऑफ s² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर s आपके पास फंक्शन है, t अगर होता है यहाँ पर तो t का स्क्वायर जो है वो 2t² होता, सॉरी t अगर यहाँ पर आपके पास होता ना d/dt ऑफ t², तो हम करते हैं 2t, इसका आंसर आ जाता है और t का डेरिवेटिव 1 होता है। यहाँ पर s का भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है जो कि ds/dt आएगा। समझ आ गई बात। तो आपके पास √3 / 4 s² का डेरिवेटिव होता है 2s और s का विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो क्या आ जाएगा ds/dt आ जाएगा। समझ आ गई ये बात यहाँ तक। अच्छा, अब देखें आपके पास dA/dt किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। अब हमें पता है कि √3 / 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 × s, s की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, s की वैल्यू हमारे पास अगर हम देखें तो 8 है कि नहीं है,
तो हम 8 लिख लेते हैं, साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एस हमारे पास 8 है, ठीक है। और डी एस बाई डी टी की वैल्यू भी क्या आई थी हमारे पास, 2 आई थी। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, डी ए बाई डी टी आ जाएगा यहाँ से, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 8 बच जाएगा ना। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 13.66 सेंटीमीटर स्क्वायर पर हावर। इसका मतलब जो हमारे पास उस प्लेट के एरिया के अंदर जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, हर हावर में, हर घंटे में 13.66 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज होगा उसका एरिया। समझ आ गई बात? आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं कि रेक्टेंगल एक्सपेंड्स विद टाइम। ये एक रेक्टेंगल है जिसका साइज एक्सपेंड हो रहा है टाइम के साथ साथ। द डायगनल ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1 इंच पर हावर। ये एक डायगनल है उसका जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये 1 घंटे में पर हावर तकरीबन हर घंटे में 1 इंच क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है इसका साइज। एंड हाइट इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1/4 इंचेस पर मिनट। वो कह रहे हैं कि जिसकी हाइट है, ठीक है, जिसकी हाइट है या लेंथ आप कह सकते हैं, ठीक है, ये वाली लेंथ जो है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इंक्रीज हो रही है हर मिनट में, हावर में नहीं कह रहे हैं, हर मिनट में 1/4 इंचेस इंक्रीज हो रहा है इसका लेंथ। हाउ फास्ट इज इट्स विथ इंक्रीजिंग व्हेन द विड्थ इज 6 इंच एंड लेंथ इज। वो कह रहे हैं कि ये जो विड्थ है ये इसके अंदर कितना चेंज आ रहा है, कि जबकि आपके पास ये डायगनल हर 1 घंटे में 1 इंच इंक्रीज हो रहा है और लेंथ जो है हर मिनट में 1/4 इंचेस इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चा बताएं कि ये जो विड्थ है आपके पास इसके अंदर कितनी चेंज आएगी। सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो डेटा गिवन है, लेंथ आपको कितनी गिवन है, लेंथ आपको गिवन है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपको गिवन है जनाब 8। समझ आ गई बात? और विड्थ आपको कितनी गिवन है जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपको 6 इंचेस गिवन है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? अच्छा, अब डायगनल कितना इंक्रीज हो रहा है पर हावर। डायगनल इंक्रीजेस कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 इंच पर हावर। हर घंटे में इंक्रीज हो रहा है डायगनल कितना, 1 इंच। तो डायगनल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से। तो हम यहाँ पर उस डायगनल के अंदर चेंज आ रहा है ना, रेट ऑफ चेंज आ रहा है कितने, हर घंटे बाद, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायगनल के अंदर चेंज आ रहा है। तो डायगनल को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी डी वाई डी टी, मतलब डायगनल के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ गया ये पॉइंट? ठीक है, जिसको हम डी डी वाई डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे, डायगनल के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह उन्होंने हमें क्या कहा है कि चेंज किसके अंदर, लेंथ के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है, मतलब चेंज आ रहा है, लेंथ इंक्रीजेस कितना इंक्रीज हो रहा है, वो आपके पास 1/4 इंचेस पर मिनट हो रहे हैं। तो हम मिनट में नहीं करेंगे, हम हावर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कितना होगा, हावर में हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पर हावर जो है ना 1 इंच इंक्रीज होगा, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। ये 1/4 जो गिवन है ना आपको, ये पर मिनट जितना इंच इंक्रीज हो रहा है वो गिवन है। तो हमने हावर में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15। समझ आ गई बात? तो ये एक्चुअल में क्या है, लेंथ के अंदर चेंज आ रही है ना टाइम के रिस्पेक्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी एल बाय डी टी, मतलब लेंथ के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ गई बात ये? अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमने फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज इन विड्थ, कि विड्थ के अंदर कितनी चेंज आ रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जो हमने एक और किया था उसकी तरह ही है। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज और हैं, ठीक है। वहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल था, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल गिवन है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या पता है कि ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है कि नहीं। तो इसमें डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, वेयर डी इज डायगोनल, एल इज लेंथ, डब्ल्यू इज विड्थ। समझ आ गई बात? तो मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। समझ आ गई बात? विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब टी करेंगे। तो यहाँ के पास क्या होगा, पावर रूल लगेगा। यहाँ पर पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से एक माइनस डी, और डी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम
डेरिवेटिव डी डी बाय डी टी आ जाएगा। डी डी का मतलब डायगोनल के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही हमने एक्चुअल में क्या करना है, फाइंड भी हमने विड्थ का फाइंड करना है। तो लेंथ के ऊपर भी अप्लाई करें तो 2l आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस तो l बचेगा, और l डी एल बाय डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम l का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस विड्थ का भी करेंगे तो 2w आ जाएगा, और विड्थ का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी डब्ल्यू बाय डी टी आ जाएगा डेरिवेटिव। समझ आ गई यहाँ तक बात? अच्छा, अब सबसे पहले देखें, आप सबको पता है कि d की वैल्यू आपको क्या गिवन है, d यहाँ से हम फाइंड करेंगे। देखो d अगर हम फाइंड करें तो d, क्योंकि हमें d की वैल्यू चाहिए ना, तो d यहाँ से फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आ जाएगा। l की वैल्यू क्या है हमारे पास, l की वैल्यू हमारे पास 8 है, और w की वैल्यू हमारे पास 6 है जो कि गिवन है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस w आपके पास 6 है तो वो हो जाएगा 36। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल जो आपके पास d की वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 100 आएगा, जो कि 10 आ जाएगा। ये d की वैल्यू आ गई है, समझ आ गई बात? तो यहाँ पर 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 10 आई है। डी डी बाय डी टी एक्चुअल में क्या था, डी डी बाय डी टी ये है आपके पास, डायगोनल के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 1 था कि नहीं, तो हम इसकी जगह 1 पुट कर लेंगे, इक्वल टू 2 इंटू एल, एल आपके पास क्या है, एल आपके पास 8 आया था, डी एल बाय डी टी मतलब लेंथ के अंदर कितनी चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमने फाइंड किया था 15 गिवन था आपको, 15 आ गया, प्लस 2 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, विड्थ 6 गिवन है ना आपको, तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा 6 पुट करूँगा, और डी डब्ल्यू बाय डी टी हमने फाइंड करना है। ठीक है, 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, इक्वल टू 2 8 आर 16, 16 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 16 मल्टीप्लाई 15 करें आप कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास फाइनल इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास ये 2 6 आर 12 डी डब्ल्यू बाई डी टी, अब यहाँ पे 2 8 आर 16, 16 मल्टीप्लाई 15 कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 15 ये आपके पास आ जाएगा 240 के इक्वल। समझ आ गई बात? अब 12 डी डब्ल्यू बाई डी टी एज इट इज़, ये 240 यहाँ पर प्लस है, इधर आगे 20 में से माइनस करो तो माइनस 240 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा 240 माइनस 20, तो ये माइनस 220 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 12 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो अगर फाइनली डी डब्ल्यू बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा 220 डिवाइड बाई क्या करें 12 करें, तो ये आपके पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली माइनस 18.33 इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास विड्थ के अंदर कितनी चेंज आ रही है, विड्थ के अंदर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ये चेंज आ रही है वो माइनस 18.33 इंचेस पर हावर आ रही है। समझ आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि समझ आया होगा यहाँ तक आप लोगों को। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहे हैं साइड ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर हावर। एक क्यूब है आपके पास, ठीक है, उसका एक साइड जो है वो इंक्रीज हो रहा है 5 सेंटीमीटर हर घंटे में। एट व्हाट रेट डज द डायगोनल ऑफ क्यूब इंक्रीजेज, तो उसका डायगोनल किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो डायगोनल का फार्मूला आपको बताओ, सिंपल डिफरेंशिएट करना है तो आपने और कुछ नहीं करना, फार्मूला बताओ तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, गिवन क्या है आपको, सोल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन है आपको कि साइड जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ क्यूब इंक्रीजेस एट 5 सेंटीमीटर पर हावर। तो अब देखें साइड जो है आपका जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर चेंज आ रही है पर हावर। समझ आ रही है बात? तो हम टाइम के हिसाब से साइड के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में जो आपको 5 गिवन है ये किसके इक्वल है, ये डी एस बाई डी टी है कि नहीं, चेंज इन साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ गई बात? टाइम के हिसाब से साइड के लेंथ में चेंज आ रहा है तो हम इसको डी एस बाई डी टी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि साइड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से, और टाइम को टी से। समझ आ गई बात? तो नेक्स्ट हमारा सिंपल है हमारे पास एज फार्मूला फॉर डायगोनल ऑफ क्यूब। जो क्यूब का डायगोनल होता है उसका फार्मूला हमारे पास होता है
कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे डायगोनल को, ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ साइड, साइड मतलब एस, समझ आ गई बात, इसके इक्वल होता है सिंपली, ये समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा, अब हमने चेंज इन डायगोनल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, टाइम, समझ आ गई बात। तो ये आपके पास डी बाई डी डी डिवाइड बाई डी टी, तो मतलब चेंज इन डायगोनल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, एस का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा, डी एस बाय डी टी आ जाएगा, समझ आ गई यहाँ तक बात। तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, डी एस बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 थी कि नहीं, तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें तो डायगोनल के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने फाइंड किया, वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आया, 8.66 सेंटीमीटर पर हावर। मतलब आपका डायगोनल जो है उसके अंदर चेंज कितना आएगा, हर 1 घंटे में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8.66 सेंटीमीटर्स चेंज आएगा उसके अंदर। आई होप कि समझ आया होगा आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि पार्टिकल मूव्स ऑन अ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, एक फंक्शन आपको गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सो दैट डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आपको ये गिवन है, आपके बुक के अंदर डी एक्स बाई डी टी है, ठीक है, वो मिस्टेक है, डी वाई बाई डी टी की एक्चुअल में ये वैल्यू है, डी एक्स बाई डी टी की नहीं है। तो हमने डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना है जब एक्स इज इक्वल टू 8 हो। तो सबसे पहले आप लिखें कि जो आपको गिवन डेटा है, क्या गिवन है, डी वाई बाई डी टी आपको गिवन है वो है 4x प्लस 4 और x इज इक्वल टू क्या गिवन है, 8, ठीक है, x इज इक्वल टू 8 गिवन है आपको। तो हमें फंक्शन क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, समझ आ गई बात, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करना। तो हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर बस यहाँ पर पावर रूल लगाएं, 2y आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, और पावर के बगैर फंक्शन y है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, डी वाई बाय डी टी आ जाएगा इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है, ये x होता तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, लेकिन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t है तो हम डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2 बाई डी वाई बाई डी टी। अब आपके पास डी वाई बाई डी टी तो गिवन है, y की वैल्यू नहीं है, तो y कहाँ से आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि मुझे डी एक्स बाई डी टी चाहिए, वहाँ पर मुझे डी वाई बाई डी टी में चाहिए और y की भी वैल्यू, तो डी वाई बाई डी टी तो आपको ऑलरेडी गिवन है, हमें चाहिए y यहाँ से आएगा, ठीक है, y अब स्क्वायर रूट अगर लेंगे बोथ साइड तो आपके पास y इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू क्या थी 8 प्लस 1 क्या होता है 9, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 9 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 3, लेकिन हम सिर्फ प्लस 3 लेंगे, नेगेटिव वैल्यू हमने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास फिर डी एक्स बाई डी टी क्या बन जाएगा, जो कि हमने फाइंड करना है, ये 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 आई है, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास 4x प्लस 4 है, समझ आ गई बात, वो आपको गिवन है, 2 3 जार 6, 4 इंटू एक्स आपको 8 गिवन है, 8 आ जाएगा प्लस 4, तो इसका मतलब हमारे पास डी एक्स बाई डी टी जो है वो क्या आ गया, फाइनली इन सब को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 216 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, यही हमने फाइंड करना था, सिर्फ डेरिवेटिव लेना था और वैल्यूज पुट करनी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल भी है, इसको आप लोगों ने गौर से समझना है। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि एट 8 AM शिप S1 इज 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ S2। मान लो कि आपके पास ये एक XY प्लान है, ठीक है, ये वाला, हम इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, अगर ऐसे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है ईस्ट होता है, यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर वेस्ट। अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपका S1 शिप है, शिप S1, ठीक है, मतलब पहला शिप जो है ये 20 किलोमीटर है नॉर्थ वाली साइड पे S2 के बिल्कुल सामने डायरेक्टली। तो S2 समझ लो कि मैं यहाँ पर कह लेता हूँ कि S2 यहाँ पर आपका ओरिजिन के ऊपर लाई कर रहा है, और ये जो आपका S1 है ये 20 किलोमीटर है नॉर्थ वाली साइड पे। तो नॉर्थ कहाँ पर, y एक्सिस के ऊपर है। तो मान लो कि आपके पास यहाँ पर S1 जो है, यहाँ पर एक 0 है और y क्या है 20 किलोमीटर है। समझ आ गई बात। ये टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है 20 किलोमीटर, किसने, S1 ने। समझ आ गई है।
वो कह रहे हैं कि S1 जो है शिप 1 8 बजे कितना है 20 किलोमीटर है नॉर्थ वाली साइड पे ड्यू नॉर्थ ऑफ S2, मतलब S2 के बिल्कुल सामने नॉर्थ वाली साइड पे सीधा डायरेक्टली वो 20 किलोमीटर सफ़र उसने किया। ये S1 लाई कर रहा है आपका। अच्छा आगे देखें, शिप S1 सेल्स साउथ एट रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखें वो कह रहे हैं कि ये जो आपका S1 शिप है ना, ये साउथ वाली साइड पे क्या कर रहा है, रन कर रहा है, सेल कर रहा है, मतलब सफ़र कर रहा है। कितने स्पीड से, 9 किलोमीटर से। पहले तो वो गया इधर था ना नॉर्थ में, इस पोजीशन के ऊपर था। अब वो कह रहे हैं कि ये S1 शिप जो है, शिप नंबर 1, ये साउथ वाली साइड पे, मतलब इस साइड पे, ओरिजिन वाली साइड पे, ठीक है। ये जो आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है, इस साइड पे क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है कितने स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर। आगे देखें क्या कह रहे हैं, एंड S2 शिप नंबर 2 सेल्स वेस्ट एट रेट ऑफ 12 किलोमीटर एट 9:20 AM। वो कह रहे हैं कि जब 9:20 गुजरे हैं, ठीक है, 9:20 हो गए, तो ये जो आपका S2 है ये किस साइड पे सेल कर रहा है, सफ़र कर रहा है, वेस्ट वाली साइड पे, तो इस साइड पे आएगा ना, मतलब इस डायरेक्शन में आपका S2 सफ़र कर रहा है। समझ आ गई बात, शिप नंबर 2। और कितने स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर से, और ये कितने स्पीड में था, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। यहाँ तक आपको ग्राफ का आई होप कि समझ आया होगा, ठीक है। तो हम इस साइड को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और इस साइड को वाई एक्सिस कहते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। चलते हैं डेटा लिखते हैं, बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखें, हम कह लेते हैं कि ये जो आपका टाइम है अभी 0 है, तो हम उसको क्या लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि टी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। किस टाइम, एट 8 AM। अभी जब 8 बजे थे तो कोई टाइम नहीं गुजरा था ना, मतलब उस टाइम किसी ने मूवमेंट नहीं की थी, अभी 8 बजे थे, तो उसने कहा कि अभी शुरू में S1 ने जो है ना 8 बजे अभी मूवमेंट स्टार्ट की, तो 20 किलोमीटर वो चला गया। अब उस टाइम तो टी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा ना। जब 8:01 हुआ होगा तो टी इज इक्वल टू 1 हुआ होगा, और ऐसे अप टू सो ऑन। तो जब 8 बजे थे तो टी इज इक्वल टू 0 था। सो हम कह सकते हैं कि एट 9:20 AM, देखें 8 और 9:20 में कितना फ़र्क है, 1 घंटा और 20 मिनट का फ़र्क है कि नहीं। तो जब ये टाइम था उस टाइम टी 0 था, 8:01 होगा, टी इज इक्वल टू 1 होगा, 8:10 होगा, टी इज इक्वल टू 10 होगा। तो 9:20 होंगे तो कितना टाइम गुजरा होगा, इसका मतलब टी किसके इक्वल होगा, 1 आवर एंड 20 मिनट्स। समझ आ गई बात। तो 1 घंटा तो हमें पता है हावर में ही ऑलरेडी, प्लस 20 मिनट्स जो है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं हावर्स में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब टी हमारे पास क्या आ गया, 4/3। मतलब टोटल हमारे पास इतना टाइम जो गुजरा, इसके अंदर हमने चेंज फाइंड करनी है। समझ आ गई बात। ये जो आपके पास चेंज बन रही है ना इस साइड पे, इसको हम कैपिटल डी के नाम दे देते हैं उसको, ठीक है। ये जो आपके पास चेंज बन रहा है, इसको हमने फाइंड करना है कि ये इस साइड पे आ रहा है और ये S2 इस साइड पे जा रहा है, तो ये डिस्टेंस के दरमियान चेंज आ रहा है, ये कितना आ रहा है। एक्चुअल में हमारा मेन टारगेट यही है, रेट ऑफ चेंज इन दिस डिस्टेंस, कि ये S1 आपका साउथ की साइड पे आ रहा है, S2 आपका वेस्ट की साइड पे जा रहा है, तो ये जो इसके दरमियान डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, ये कितना चेंज हो रहा है, ये हमने फाइंड करना है। और टी की वैल्यू हमें मिल गई टाइम। समझ आ गई बात। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस टाइम के ऊपर कि 4/3 जो है, या इसको आप 1 घंटा 20 मिनट कह रहे हैं, इसके अंदर S1 ने कितना सफ़र किया है और S2 ने कितना सफ़र किया है, पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर आगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, therefore at t is equal to 4/3, now we will find distance changing। अब जो दोनों शिप्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, अब हम क्या करेंगे वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखें S1 कितने स्पीड से जा रहा है, गोइंग साउथ साइड पे जा रहा है, इस साइड पे आ रहा है S1 नीचे वाली साइड पे, और कितने स्पीड में, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड करते हैं ना, ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाता है। तो डिस्टेंस मूव्ड, अब याद रखें टोटल डिस्टेंस जो S1 ने यहाँ तक किया था, ये ओरिजिन से वो 20 किलोमीटर था, ठीक है। अब वापस जब आएगा वो, तो डिस्टेंस मूव्ड साउथ की साइड पे उसने कितना किया होगा, कितना स्पीड है, 9 किलोमीटर पर आवर, और कितना है वो टाइम, 4/3 है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12 किलोमीटर।
अब ये तो उसने इतना ट्रेवल किया है, S1 ने अपने पोजीशन से साउथ वाली साइड पे फॉर एग्जांपल 12 किलोमीटर आपका यहाँ पर लाई कर रहा था, S1 यहाँ पर आपका भी आया होगा। अब S1 तो यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 किलोमीटर था और यहाँ से यहाँ तक इसने 12 किलोमीटर सफ़र किया, मतलब हमने ये वाला टाइम एग्जैक्ट फाइंड करना है। ये आपकी y की वैल्यू होगी, समझ आ गई बात। तो हम यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस जो है y ने जो ट्रेवल किया है वो कितना होगा, फिर वर्टिकल डिस्टेंस y इक्वल होगा, टोटल कितना है 20 किलोमीटर है, 20 टोटल उसने क्या किया था, सफ़र किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन उस 20 में से 12 किलोमीटर वो वापस आ गया था, तो पीछे कितना बचा, 20 माइनस 12 करेंगे ना तो आपके पास बच जाएगा 8 किलोमीटर। समझ आ गई बात, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, क्लियर है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट नंबर 2 जो कि क्या कर रहे हैं, गोइंग वेस्ट, कितने स्पीड में, एट 12 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय S2, उसको हम किसका नाम दे रहे हैं, x का नाम दे रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कितने स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 4/3 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 16 किलोमीटर। समझ आ गई बात, ये आपके पास आ गई 16 किलोमीटर। अब इसको हमने 20 से क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि ये आपका S1 इस साइड में मूव कर रहा है, उसने ऑलरेडी 20 किलोमीटर ट्रैवल किया था, तो इसीलिए हमने 20 से माइनस किया। इसने कोई ट्रैवल नहीं किया, ओरिजिन से इस साइड पे जा रहा है, तो इसने जो आपका 1 घंटा और 20 मिनट में कितना ट्रैवल किया होगा, 16 किलोमीटर शिफ्ट नंबर 2 ने। समझ आ गई बात, क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर लिख लेते हैं, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 16 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 8, ठीक है। ये दो हमें ज़रूरत थी, आगे हम यूज़ भी करेंगे तो इसलिए आपको पता हो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। अब काम आसान हो गया है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है कि आपके पास इस साइड को हमने क्या नाम दिया है, d का नाम दिया है, ये x है और ये y है, तो ये आपका क्या हाइपोटेन्यूज है, ये आपका वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो आपके पास डी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे कि क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, टाइम के हिसाब से हम चेंज फाइंड कर रहे हैं। और हमारा मेन टारगेट पता है क्या है, हमारा मेन टारगेट ये चेंज फाइंड करना है। तो ये एक्चुअल में क्या है, डी कैपिटल डी डिवाइड बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा मेन टारगेट है फाइंड करना, ठीक है, जो कि हम फाइंड भी करेंगे। अब तो आपके पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो पावर आ जाएगी स्टार्ट में 2, डी आ जाएगा, पावर के बगैर फंक्शन का डी कैपिटल डी डिवाइड बाई डी टी, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 2x और x का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लस यहाँ पर 2y आ जाएगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, 2 कॉमन लें तो आपके पास क्या बचेगा, 2d डी डी बाई डी टी इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो x डी एक्स बाई डी टी प्लस y डी वाई बाई डी टी, ये और ये कैंसिल हो गए हैं तो आपके पास क्या बचा, डी डी बाई डी टी कैपिटल डी इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी। अब आपके पास x और y की वैल्यूज तो हैं, मसला किसका है, कैपिटल D की वैल्यू नहीं है और हमारे पास डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू नहीं है। कैपिटल D पहले हम फाइंड कर लेते हैं, वो यहाँ से आएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ बोथ साइड तो कैपिटल यहाँ पर D का स्क्वायर रूट है और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, D बचेगा। तो ये आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 16, तो 16 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, 16 स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन 144 आएगा, ठीक है, या सॉरी 144 नहीं आएगा, 16 स्क्वायर करें आप प्लस y क्या है 8 स्क्वायर तो वो 64 होता है। तो d की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो आपके पास तकरीबन 320 स्क्वायर रूट में आएगी, ठीक है। ये आपका क्या है, d का आंसर है। d की वैल्यू तो मिल गई, मसला किसका है, जगह कम है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर dx बाई डी टी फाइंड करके देता हूँ और dy बाई डी टी। अब dx बाई डी टी क्या है, x एक्चुअल में है क्या, S2 ने शिफ्ट 2 ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस साइड पे, ठीक है, नेगेटिव एक्सिस वाली साइड पे, तो कितने स्पीड से की है, 12 किलोमीटर की स्पीड से की है ना, तो ये आपकी क्या होगी, dx बाई डी टी की वैल्यू होगी। dx बाई डी टी आपके पास क्या है, जितना शिफ्ट 2 ने
जिस स्पीड से ट्रेवल किया तो वो 12 किलोमीटर है, और dy बाई dt क्या होगी, जितना आपके पास S1 ने किया, लेकिन S1 देखो नेगेटिव डायरेक्शन में है, अपोजिट साइड पे आ रहा है, तो इसका डिस्टेंस जो है, ये स्पीड जो है क्या होगा, ये नेगेटिव कंसीडर होगा। ये मेन पॉइंट था समझने वाला, क्योंकि S1 आपका उधर गया था पहले नॉर्थ वाली साइड पे, अब नॉर्थ से साउथ आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी कि नहीं, तो -9 आ जाएगी। सारी वैल्यूज हमें मिल गई, इक्वेशन में पुट कर दें और सॉल्व करें, आपके पास फाइनल आंसर आएगा। डी की वैल्यू क्या थी, √320, या आपके पास डी कैपिटल डी डिवाइड बाई डी टी आ जाएगा, इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 16, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आई थी 12, प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास थी 8, डी वाई बाई डी टी की -9 आएगी। समझ आ गई बात। तो आपके पास डी कैपिटल डी डिवाइड बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, इन सब को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इक्वल होगा 120 के डिवाइड बाई √320 आ जाएगा। इसका मतलब डी कैपिटल डी ऑफ डी टी जो कि हमने फाइंड करना था वो हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास 6.71 किलोमीटर पर हावर आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, क्योंकि हमने यही फाइंड करना था डिस्टेंस के दरमियान चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास 6.71 मतलब हर घंटे में इन दोनों के डिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। ये जो डिस्टेंस है S1 जब इधर आए और S2 इधर आए तो 6.71 किलोमीटर चेंज आएगा इन दोनों के डिस्टेंस में। आई होप कि समझ आया होगा। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें थी वो आपको समझ आई होंगी, आई होप सो। चलते हैं इसी तरह अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं फाइंड टू नॉन नेगेटिव नंबर्स हुज सम इज 60 एंड हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। वो कह रहे हैं कि दो ऐसे नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करो जिसको आप सम करो तो 60 आए और उसका मैक्सिमम आप जब मल्टीप्लाई करो आपस में तो उससे जो आंसर आए वो मैक्सिमम हो, सबसे बड़ा हो। ठीक है, सम भी उसका 60 आए और मल्टीप्लाई करो तो मैक्सिमम नंबर आए। तो हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पर, लेट टू नंबर्स भी x एंड y। एक को हमने x का नाम दे दिया और एक को y। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो कह रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स का सम करो तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 60 के। x प्लस वाई मतलब दो नंबर्स ही हमने लेट किए ना, इसको प्लस करो तो ये 60 के इक्वल आ रहे हैं। और उनका प्रोडक्ट वो कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। समझ आ गई ये बात, क्लियर है। अच्छा, चलते हैं हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट को हम x इंटू वाई का नाम दे देते हैं। समझ आ गई बात। प्रोडक्ट जब लेंगे x और y को मल्टीप्लाई करेंगे ना, और वो मैक्सिमम होना चाहिए। देखते हैं कि मैक्सिमम आता है कि नहीं। इन सिंपल वर्ड्स आपको ये दो इक्वेशंस मिल गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर x y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कैसे करनी है अभी जाकर हम देखते हैं। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ, देखो इक्वेशन 1 में से तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 माइनस y आ जाएगी कि नहीं। या आप ऐसा कर लें, y की वैल्यू निकाल लें, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से अगर मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 y किसके इक्वल आ जाएगा, 60 माइनस x के आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट जो है p किसके इक्वल आ गया, x इंटू इस y की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगा 60 माइनस x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो p किसके इक्वल आएगा, 60x माइनस x इंटू x, x स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम फाइंड करना है ना, मतलब दो नंबर्स आपको x और y चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास क्या हो जाएगा, टी पी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 60 कांस्टेंट है, बाहर आएगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, माइनस उसका x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x होगा। आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करें, पुट करें इस डेरिवेटिव को डी पी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल। देखो जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो ना कि मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज फाइंड करो, तो अपने डेरिवेटिव लेना है फंक्शन बना के। ठीक है, उसके बाद उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपका फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम। तो आपके पास क्या आएगा, 60 माइनस 2x इक्वल टू 0 आ गया। ये माइनस 2x है, उधर जाकर प्लस 2x होगा और यहाँ पर 60 बचा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई।
एक नंबर तो हमें मिल गया, दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे इसको? अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 1, तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? तो x प्लस वाई है, x की वैल्यू 30 है, प्लस y इज इक्वल टू क्या है, 60 है कि नहीं है वहां पर? तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास y इज इक्वल टू 60 माइनस 30 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 30। इसका मतलब देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर 30 30। ये वो दो नंबर्स हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो 60 बन रहा है, मल्टीप्लाई करें तो सबसे बड़ा नंबर आएगा। मतलब आप प्लस करो 29 और 31 को भी, उससे भी तो 60 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो बड़ा नंबर नहीं आएगा। सबसे बड़ा नंबर 30 मल्टीप्लाई 30 से आएगा, तो ये मैक्सिमम नंबर देगा आपको। ठीक है, यही हमारा इसका क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा आप लोगों को। चलते हैं इसी तरह ऑनवर्ड बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, इजी है, मुश्किल नहीं है। इफ द टोटल फेंस टू यूज्ड इज 8000 मीटर। फेंस किसे कहते हैं? देखें, चार दीवारी आप लोगों ने देखी है, जिसको सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं, या उसको उर्दू में बाड़ भी कहते हैं। ठीक है, जो कि किसी प्लॉट वगैरह के इर्द गिर्द आप क्या करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाते हैं। बाड़ वगैरह कह सकते हैं या चार दीवारी कह सकते हैं, फेंस उसको कहते हैं। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द इनक्लोज्ड लैंड इन अ फिगर दैट हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। वो कह रहे हैं कि आप ऐसी डायमेंशन फाइंड करो, मतलब लेंथ और विड्थ फाइंड करो, कि जिसमें आपके पास ये जो इनक्लोज एक आपके पास लैंड है ये वाला, जिसके अंदर ये बाड़ लगाए हैं उन्होंने, ठीक है, फेंस लगाए हैं, और वो टोटल 8000 लगा सकते हैं। लेकिन आप फाइंड आउट करें लेंथ और विड्थ को, कि जो ग्रेटेस्ट आपको एरिया प्रोवाइड करे। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हमारा मेन टारगेट यहाँ पर क्या है, लेंथ और विड्थ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हम लेट करेंगे, हमने यहाँ पर देखो मैक्सिमाइज करना है, तो अगेन एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो हमने एरिया का फंक्शन बनाना है, फिर उसका डेरिवेटिव लेना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, और वहाँ से वैल्यू फाइनल हमारी आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट लेंथ इक्वल टू एल, और विड्थ को हम क्या कर लेते हैं, W के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें इस फिगर के अंदर कितने विड्थ हैं और कितने लेंथ्स हैं। देन फिगर यूज्ड फॉर टू साइड्स लेफ्ट एंड राइट। तो यहां पर आप देखें ये जो आपकी फिगर है, इसके अंदर ये जो फेंस इन्होंने इस्तेमाल किए है, एक ये और एक ये है। ठीक है, ये दो फेंस इन्होंने बाड़ लगाए हैं, तो ये लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। समझ आ गई बात? और विड्थ कितने हैं यहाँ पर, विड्थ आपके पास एंड 4 विड्थ ऑफ साइड्स। अब देखें ना, आपके पास एक लेफ्ट साइड पे है इसका साइड, ये बाड़ आपने जो लगाया है लेफ्ट साइड के लिए भी लगाया है, राइट साइड के लिए भी, ये भी लेफ्ट साइड के लिए लगाया है और ये भी राइट साइड के लिए। तो मुझे बताएं कि इसमें विड्थ कितने हैं। विड्थ आपका एक ये है, एक ये है, इंटरनल भी तो आपके फैंस जो लगे हैं उसकी भी तो विड्थ होगी ना, 2 विड्थ आपके पास ये है, तो टोटल विड्थ कितनी हुई, 4 हुई। और साइड्स आपके पास कितने हो गए, टोटल जो आपके पास लेंथ है समझ लो कि वो कितने हैं, 2। एक लेंथ ये वाली है और एक लेंथ ये वाली है, ये विड्थ है 1 2 3 और ये 4 विड्थ्स हैं। समझ आ गई बात? ये विड्थ होती है और ये लेंथ होती है, आप सबको इतना तो पता होगा। तो विड्थ मुझे बताएं यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 है कि नहीं है, और साइड्स आपके पास मतलब लेंथ टोटल जो है एक ये और एक ये है, 2 है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सो टोटल फेंसिंग यूज्ड इज, टोटल तो उन्होंने हमें कहा कि कितनी यूज है, 8000 मीटर है ना। लेकिन कैसे, देखो इसके अंदर विड्थ कितने और लेंथ कितने, तो हमारे पास 2 लेंथ है प्लस विड्थ कितने, 4 विड्थ है हमारे पास। तो ये टोटल कितने मीटर की जगह कवर कर रहे हैं, 8000 मीटर की, ये उन्होंने आपको बताया है। ठीक है, ये मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 लेंथ है हमारे पास और 4 विड्थ है, जो कि टोटल कितना एरिया कवर करेंगे, ये आपके जो फेंसिंग है जिसको हम बाड़ कह रहे हैं, 8000 मीटर कवर करेंगे। समझ आ गई बात? तो ये आपका बेसिक एक फार्मूला आपको मिल गया। ठीक है, अब एरिया टू मैक्सिमाइज, एरिया कैसे फाइंड करते हैं किसी भी रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल है ना। नाउ एरिया टू बी मैक्सिमाइज, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं फ्रॉम
इक्वेशन 1 करूं तो इक्वेशन 1 में आपके पास देखो लेंथ की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करूं तो 2L किसके इक्वल आ जाएगा, 8000 माइनस 4W हो जाएगा ना उधर जाकर। L की वैल्यू ये 2 इससे डिवाइड होगा तो ये 4000 हो जाएगा, माइनस 2 इससे डिवाइड होगा तो 2 विड्थ हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे रहे, इसको पुट करें कहाँ पर, पुट इन इक्वेशन A, ये इक्वेशन A है। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हमने क्या करना है, लास्ट में उसका डेरिवेटिव लेना है। तो लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, 4000 माइनस 2 विड्थ इनटू ये W इस तरह मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब एरिया किसके इक्वल आ गया, 4000 विड्थ माइनस 2W स्क्वायर। समझ आ गई बात। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू W करेंगे। W है ना आपके पास वेरिएबल, तो DA डिवाइड बाई DW किसके इक्वल आ जाएगा, 4000 कांस्टेंट है बाहर आएगा और W का विद रिस्पेक्ट टू W डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस 2 पावर स्टार्ट में आएगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4, W में से एक माइनस करें पावर में से तो आपके पास W बचेगा। अब हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब इसको इक्वल करेंगे पुट किसके, 0 के, पुट DA बाई DW इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4000 माइनस 4W किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ से अगर मैं W की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये 4000 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और माइनस 4000 डिवाइड बाई माइनस 4 होगा तो ये क्या आ जाएगा, W की वैल्यू हमारे पास 1000 आ जाएगी। W की वैल्यू आ गई जो कि हमारा मेन टारगेट था। अगली चीज़ क्या फाइंड करनी है, लेंथ। तो अगर इस इक्वेशन 2 में मैं इसको पुट कर दूँ तो हमारे पास लेंथ भी आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 2 तो हमारे पास लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, 4000 माइनस 2 इंटू W। तो लेंथ किसके इक्वल आ गई हमारे पास, 2000। तो देयरफॉर हमारे पास फाइनल फिर क्या आ गया, लेंथ और विड्थ ये वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर आपका एरिया मैक्सिमम होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 2000 और W इक्वल टू 1000 गिव्स मैक्सिमम एरिया। ये आपको मैक्सिमम एरिया देगा, ठीक है। L इज इक्वल टू 2000 और W इज इक्वल टू 1000, यही हमने फाइंड करना था। फिर मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ से सबसे पहले देखें हमारे पास विड्थ टोटल कितनी थी इस ग्राफ में, 1 2 3 4 और लेंथ हमारे पास 2 थी। तो इन सबको प्लस करोगे, 4 आपके पास विड्थ है और 2 लेंथ है। ये टोटल एरिया उन्होंने कहा था कि कितना है, 8000 मीटर को कवर करेगा। अच्छा, तो फिर एरिया जो है हमने मैक्सिमाइज करना है। एरिया रेक्टेंगल का कैसे करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसके अंदर फिर हमने यहाँ से L की वैल्यू उठाई, इसमें पुट की और हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, उसका डेरिवेटिव लिया, फिर इक्वल टू 0 पुट किया तो लेंथ और विड्थ की वैल्यू हमने फाइनल फाइंड आउट किया। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 14 और ऑनवर्ड है उनको भी इस तरह सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल क्वेश्चन 13 की तरह ही है, थोड़ी सी चेंजिंग है यहाँ पर, ठीक है। An open rectangle box is to be constructed with a square base and volume of that box is 32,000 सेंटीमीटर क्यूब। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक ओपन रेक्टेंगल बॉक्स है इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का रेक्टेंगल बॉक्स है जिसका ऊपर वाला साइड जो है ओपन है, उसके ऊपर ढक्कन शकन कुछ भी नहीं है, क्लोज नहीं है वो, और उसका बेस जो है वो क्या है, स्क्वायर है बिल्कुल। ये देखो स्क्वायर, ठीक है, बेस क्या है उसका, एक स्क्वायर है। समझ आ गई बात। और उसका टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है, 32,000 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है इस पूरे आपके बॉक्स का, रेक्टेंगल बॉक्स का, जिसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है ये वाला। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स दैट रिक्वायर्स द मिनिमम मटेरियल। वो कह रहे हैं कि डायमेंशन ऐसी फाइंड करो कि जिसको हम यूज़ करें और हमें मटेरियल जो है ना कम इस्तेमाल करना पड़े। ये बॉक्स अभी बनाया जा रहा था तो उन्होंने इतना वॉल्यूम आपको बताया और कह रहे हैं कि ऊपर से वो ओपन है और नीचे जो है वो स्क्वायर है उसका बेस जो है, ठीक है। तो आप बताएं कि कितना कम से कम मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी डायमेंशंस हमें बताएं यहाँ पर। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो आपको बेस गिवन है इसकी जो लेंथ है इसको हम क्या कह लेते हैं, आपके पास साइड की जो लेंथ है ये वाली साइड है और ये वाली साइड, इसको हम कह लेते हैं लेट x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर। ये जो आपके पास स्क्वायर है ना नीचे, इस साइड को भी और इस साइड को भी मैं क्या कह लेता हूँ, x का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, और इसकी जो हाइट है हमारे पास, ठीक है, बॉक्स की हाइट ये वाली, इसको हम h का नाम दे देते हैं, h इक्वल टू हाइट ऑफ बॉक्स। ये जो बॉक्स बनाया जा रहा है इसके हाइट को हमने क्या नाम दे दिया, टोटल
हमने उसको h का नाम दे दिया, और जो बेस का हमारे पास लेंथ है उसको हमने x का नाम दे दिया। तो वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम कैसे फाइंड होगा? इस बॉक्स का अगर हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहें तो वॉल्यूम कैसे होगा? वॉल्यूम का फार्मूला आपके पास होता है v इक्वल टू बेस, वॉल्यूम आपको गिवन है 32,000, ठीक है। उसका फार्मूला बनाना है बेस का एरिया मल्टीप्लाई जितनी हाइट है वो, ठीक है। तो बेस का एरिया देखो, बेस के एक साइड को मैंने क्या दी है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के एक साइड को आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, दो साइड्स इक्वल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो बेस का एरिया हमारे पास क्या आ गया, फिर एक्स स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई हमारे पास हाइट को हमने क्या नाम दिया, एच का नाम दिया है, तो ये इक्वल किसके हैं, 32,000 के इक्वल है। ये आपको गिवन है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये तो आपको गिवन था ना, 32,000 के इक्वल है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हमने ऐसे बना लिया। वॉल्यूम में आपके पास बेस जो है स्क्वायर है ना, उसका एरिया और हाइट जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आता है। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, फार्मूला बनाना है उसका, जिसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज भी करना है। नाउ सरफेस एरिया टू बी मैक्सिमाइज, हमने यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज? हमने यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि मैक्सिमम एरिया हमें उतना चाहिए जिसके अंदर कम से कम हम मटेरियल यहाँ पर क्या कर सके, अप्लाई कर सके, और हमारे पास जो फाइनल डायमेंशन आए, जिसकी वजह से फिर हम ये बात कहें कि हमारे पास टोटल जो एरिया है वो कितना बन रहा है। बल्कि यहाँ पर एक्चुअल में रिंड जमात आ गई, तो टोटल हमारे पास सरफेस एरिया टू बी मिनिमाइज, जिनको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। वो कैसे आएगा? सिंस उन्होंने हमें कहा है बॉक्स इज ओपन एट टॉप, वो कह रहे हैं कि टॉप के ऊपर आपका ये जो बॉक्स है ये ओपन होगा। सो सरफेस एरिया इंक्लूड्स, तो सरफेस एरिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, फिर हमारे पास एक बेस आएगी, वन बेस एरिया, तो उसको हमने क्या नाम दिया, एक्स स्क्वायर का नाम दिया है। 4 वर्टिकल साइड्स, 4 हमारे पास वर्टिकल साइड्स आएंगी ना, 2 साइड्स ये और 2 साइड्स ये आ गई हैं, ठीक है। एक आपके पास स्क्वायर की 2 साइड्स और जो आपके पास बॉक्स है ऊपर उसकी 2 साइड्स, 4 ये हो गई हैं। तो हमारे पास जो 4 वर्टिकल साइड्स का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 4 इंटू यहाँ पर देखो x है और यहाँ पर h यूज़ हो रहा है, तो एच एक्स यूज़ करेंगे कि नहीं, 4 इंटू एच एक्स का फार्मूला। तो देयरफॉर हमारे पास सरफेस एरिया फिर क्या आ जाएगा, इनको और ये जो आपके पास बेस का एरिया है इसको प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4hx, ये आपके पास क्या आ गया, सरफेस एरिया का फार्मूला आ गया, ठीक है। इसको अब इक्वेशन ए का नाम दे दें। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1, क्योंकि हमने इस पूरे को x में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर h को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो अगर इक्वेशन 1 में से मैं h की वैल्यू फाइंड करूँ फ्रॉम 1, h किसके इक्वल आ जाएगा, 32,000 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसको पुट कर दे कहाँ पर, इन इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सरफेस एरिया आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 32,000 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32 इंटू 4 करेंगे तो 128,000 बनेगा, और ये x और x कैंसिल, तो आपके पास डिवाइड बाय x बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d इंटू एस ए सरफेस एरिया डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब इसको जब डेरिवेटिव आप लेंगे ना तो ये आपका 128,000 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये x ऊपर जाकर माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब माइनस आएगा स्टार्ट में तो माइनस 128,000 होगा, और यहाँ से एक माइनस करेंगे तो -2, वो नीचे आकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह 128,000 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। डेरिवेटिव लेना आप सबको आते हैं, ऐसे ही सेपरेट ले लें, ठीक है। अब डेरिवेटिव आ गया, इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे डेरिवेटिव सरफेस एरिया डिवाइड बाई डी एक्स को 0 के इक्वल, तो आपके पास 2x किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 128,000 इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। ये एक्स स्क्वायर जो है नीचे उधर जाकर 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 2x क्यूब किसके इक्वल आ गया, 128,000 के, और x क्यूब के आगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 64,000 बनेगा, और क्यूब रूट भी ले लें बोथ साइड, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई,
4 आ गई है, क्या आ गई है वो, सॉरी 40 आ गई है। समझ आ गई बात। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, 40। अब इस x को अगर मैं पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन नंबर जो हमने फाइंड की थी 1, इसमें पुट करूं तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ बाकी h किसके इक्वल आ जाएगा, 32,000 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू 40 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। इसका मतलब h हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 20 के इक्वल आ जाएगा। अब ये h और x हमने फाइंड कर ली, तो इक्वेशन ए में देखो x और h फाइंड होंगी तो हमारे पास सरफेस एरिया जो मिनिमम हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ से आ जाएगा। तो देयरफॉर पुट वैल्यूज ऑफ h एंड x इन इक्वेशन ए, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सरफेस एरिया किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, देखो इस x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू एच एक्स है, तो h की वैल्यू आपके पास 20 है, x की वैल्यू 40 है। तो फाइनली आपका सरफेस एरिया जो है वो कितना आ गया, 4800 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपको मिनिमम जो एरिया है वो अगर इतने डायमेंशन में आपके पास हो तो आप कम से कम मटेरियल फिर वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। होप के समझ आया होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर ये जो वॉल्यूम का फार्मूला है ये बनाना आना चाहिए आपको, और जो आपको यहाँ पर मैंने सरफेस एरिया का फार्मूला बनाकर समझाया है, अगर ये समझ आया हो तो बाकी तो सिंपल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। आई होप ये समझ आया होगा। चलते हैं अगले पार्ट्स को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहे हैं क्या कंपनी डिटरमिन्स that for production of x units of commodity its revenue and cost functions are these। वो कह रहे हैं कि कंपनी ने डिटरमिन किया, इस बात को पहचाना, ठीक है, कि एक कमोडिटी है, एक चीज़ वो बना रही है x यूनिट्स, मतलब कितनी मकदार में, x मकदार में, तो उनकी रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो इतनी लग रही है, वो ये फंक्शन आपको गिवन है। तो हमने क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट उनको कितना मिलेगा, और हमने एवरेज कॉस्ट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो है कि कम से कम कितना खर्चा आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप लोग लिखें यहाँ पर कि आपको रेवेन्यू का फंक्शन कौन सा गिवन है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x स्क्वायर प्लस 970x, और जो आपको कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, ठीक है, वो कौन सा गिवन है। कॉस्ट का फंक्शन आप लोगों को गिवन है कौन सा, कॉस्ट का फंक्शन आपको g ऑफ x गिवन है इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 500, ठीक है। ये आपको दो फंक्शंस गिवन है। हमने क्या करना है, इन फंक्शंस की मदद से देखना है कि उनका टोटल प्रॉफिट ज़्यादा कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट सबसे ज़्यादा, और एवरेज मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चा उनका कितना आएगा। तो हमारा गोल क्या है यहाँ पर, गोल मेन जो हमारा है इस क्वेश्चन में, आप लोगों ने लिखना नहीं है, सिर्फ आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो कि हमने मेन फाइंड क्या करना है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स that gives maximum profit हमने x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसपे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, हमने पहली बात तो क्या है कि वो वैल्यू फाइंड करनी है x की कि जिसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है मिनिमम एवरेज कॉस्ट। क्या फाइंड करनी है, ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह सिंपल है, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले पार्ट 1 को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में आपको क्या है, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है और उसकी वैल्यू भी, ठीक है। वैल्यू आएगी तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट देखें, हम उसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, P ऑफ X से। याद रखें कि मैक्सिमम प्रॉफिट जब आप फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है रेवेन्यू माइनस जो आपकी कॉस्ट है, जितनी कॉस्ट आ रही है, और रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करें तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, मतलब आपका टोटल, फॉर एग्जांपल एक चीज़ सेल करें, टोटल सेल कितनी हुई और उस पर खर्चा कितना है, सेल में से खर्चे को माइनस कर दें तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, जितना फ़ायदा होना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर उन दोनों के फंक्शंस क्या है, हमने पहले लिखे थे आर ऑफ एक्स आपको गिवन था -3x स्क्वायर प्लस 970x माइनस जी ऑफ एक्स आपको 2x स्क्वायर
प्लस 500 है तो ये माइनस उसको क्या बना देगा, माइनस 500। तो आपके पास फंक्शन क्या बन गया प्रॉफिट का, माइनस माइनस ये कितना हो जाएंगे, माइनस 5x² प्लस 970x माइनस 500। अब देखो हमने यहाँ से x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके ऊपर ये फंक्शन मैक्सिमम दे। तो अगर आप ज़रा सा रिवाइज करें, आपके पास पैराबोला की इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका ग्राफ अगर हम देखें तो ये डाउनवर्ड होगा कि नहीं, x² का कोफिशिएंट माइनस है तो ये ग्राफ आपका डाउनवर्ड बनेगा इस तरीके से कुछ। तो आप बताओ कि ये वो पॉइंट है कि नहीं जिसके ऊपर ये आपका ग्राफ मैक्सिमम है। तो इसका मतलब इसके ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू भी सबसे मैक्सिमम होगी कि नहीं। तो ये आपका जो पॉइंट होता था जहां से ग्राफ अपने बिहेवियर को चेंज करता था, हमने पैराबोला के अंदर पढ़ा था जब हम ग्राफ्स बना रहे थे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहली बात तो ये ओपन डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड में ये जो आपका पॉइंट होता है इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और ये पॉइंट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्टिक्स। तो अगर हमें किसी तरह ये वर्टिक्स मिल गया तो मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी कि नहीं, समझ आ गया ये पॉइंट। क्योंकि आपका पैराबोला का ग्राफ डाउनवर्ड है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर ये मैक्सिमम हो, ठीक है। x की मैक्सिमम वैल्यू जिसके ऊपर ये फंक्शन मैक्सिमम हो, तो ये ग्राफ आपका पैराबोला का बनेगा कि नहीं, कुछ डाउनवर्ड इस शेप का, जिस तरह मर्जी बने उसको छोड़ दें। तो हमारे पास ये जो पॉइंट होता है एक्चुअल में ये मैक्सिमम होता है कि नहीं, सबसे ऊपर। इसके ऊपर जब आप लेफ्ट राइट साइड पे आएंगे तो नीचे आना शुरू हो जाएगा, लेफ्ट साइड भी नीचे। ये वो पॉइंट है जिसको हम वर्टिक्स कहते हैं, इसके ऊपर फंक्शन आपका मैक्सिमम होता है। समझ आ गई बात। वर्टिक्स का फार्मूला क्या है आपके पास, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, वर्टिक्स का फार्मूला हमने पढ़ा था माइनस बी डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पर मुझे बताएं माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 970 हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस ये 2 इंटू ए आपके पास माइनस 5 है। तो आपके पास वर्टिक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वर्टिक्स आपके पास आ जाएगा 997, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 97। मतलब ये वो x की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, 97 है, जिसके ऊपर ये फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये पॉइंट समझ आ गया कि मैंने कैसे फाइंड किया है, इस पैराबोला की मदद से वर्टिक्स आपको फाइंड करना है यहाँ पर। क्लियर है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन ए में पुट कर लें तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट भी आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वैल्यू है ना वो जिसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब कितना है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको जब हम पुट करें इन इक्वेशन ए तो वहां से हमारे पास वो वैल्यू भी आ जाएगी कि जितना प्रॉफिट हमें होगा। तो आपके पास पी ऑफ 97 क्या आ जाएगा, -3 इंटू 97 और उसका स्क्वायर। इस फंक्शन में मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी -5 है यहाँ पर, तो -5 आ जाएगा, प्लस 970 इंटू 97 और -500। तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया, इसको कैलकुलेटर से आप एक ही बार सॉल्व करेंगे तो 46,545। इसका मतलब कि आपको आपकी कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, रिक्वायर्ड मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास ये आ गया। वो आपके पास क्या है, 46,545। इतने उनको जो है ना प्रॉफिट होगा जब वो किसी कमोडिटी को इस फंक्शन के हिसाब से, इस रेवेन्यू और जो कॉस्ट है इस हिसाब से वो करें तो उनको प्रॉफिट इतना मिलेगा। समझ आ गई बात। और इस एक्स की वैल्यू के ऊपर मिलेगा 97 के ऊपर। ये हमारा क्या है, पार्ट 1 का फाइनल आंसर है। अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में हमने क्या फाइंड करना है, हमने एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एवरेज कॉस्ट। समझ आ गई बात। एवरेज कॉस्ट के लिए आपको फंक्शन क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स, कॉस्ट का फंक्शन गिवन है 2x² प्लस 500। अब देखें एवरेज कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज कॉस्ट ऑफ x हम कह लेते हैं इसको। ये आपके पास g ऑफ x को जब आप x से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगी यहाँ से। तो g ऑफ x आपको क्या गिवन है, 2x² प्लस 500। इसको x से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनली 2x प्लस 500 डिवाइड बाई x आ जाएगा, क्योंकि ये x इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी, ये और ये कैंसिल, 2x बचेगा। आपके पास एवरेज कॉस्ट का फंक्शन क्या बन गया, 2x प्लस 500 डिवाइड बाई x। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे होगी, पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी। फिर वो जो x की वैल्यू आपके पास आएगी वो हम कहाँ पर पुट करेंगे, हम इस इक्वेशन b के अंदर पुट कर देंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो आपके पास ए सी का प्राइम मतलब एवरेज कॉस्ट प्राइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पर देखें 500 कांस्टेंट है, बाहर आएगा,
ये एक्स ऊपर जाकर -1 होगा कि नहीं, तो -1 स्टार्ट में आएगा, इसको माइनस कर देगा और -1 में से माइनस करोगे तो एक्स की पावर -2 वो नीचे आकर एक्स स्क्वायर बनेगा। इसका डेरिवेटिव मैंने लिया, आप लोग सेपरेट खुद करें तो समझ आ जाएगा। अब क्या करना है, पुट करना है जो हमारे पास डेरिवेटिव है इक्वल टू 0 के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लें 2x स्क्वायर -500 इक्वल टू 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब 2x स्क्वायर किसके इक्वल आया, उधर जाकर 0 और ये -500 इधर आकर +500 हुआ। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, ये 500 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 250 आ जाएगा, और 250 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 15.81 आएगा। ये तो वो वैल्यू आ गई जिसके ऊपर एवरेज कॉस्ट आपको मिलेगी। अब इसको हम पुट करेंगे कहाँ पर, बी में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एवरेज कॉस्ट कम से कम मिनिमम एवरेज कॉस्ट कितनी है। इसको इक्वेशन एम बी में पुट कर दें तो आपके पास एवरेज कॉस्ट जो है मिनिमम वो कितनी आ जाएगी, एवरेज कॉस्ट मिनिमम वो आपके पास आ जाएगी 2 × 15.81 करें प्लस 500 डिवाइड बाई 15.81, तो आपके पास मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो है वो कितनी आ जाएगी, वो आपके पास फाइनली आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 63.24 आ जाएगी। ये क्या आपने फाइंड की, मिनिमम एवरेज कॉस्ट। आई होप कि समझ आया होगा, और ये हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर है। सिर्फ आपको दो फार्मूलाज पता हो कि प्रोडक्ट प्रॉफिट कैसे फाइंड करते होते हैं, किस फार्मूले से, और एवरेज कॉस्ट। बाकी आपने यहाँ पर डेरिवेटिव लेने और यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इक्वेशन में पुट करनी है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कह रहे हैं कि इफ द इन्फ्लेशन रेट इज कंटिन्यूसली कंपाउंड 4% पर ईयर एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज $50 टुडे। वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है अगर कंपाउंड हो रहा हो कंटिन्यूसली हर साल 4% से, और कमोडिटी जो उस चीज़ का रेट है वो $50 है उस टाइम, तो पार्ट ए में क्या करना है, हमने डिराइव करना है फंक्शन फॉर द प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ जो प्राइस के अंदर चेंज आएगी कमोडिटी के लिए, उसके लिए एक फंक्शन पहले हमने बनाना है। फिर पार्ट नंबर 2 में हमने प्राइस फाइंड करनी है उसी फंक्शन को यूज़ करके 8 साल बाद। फिर हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है उस फंक्शन का एट t इज इक्वल टू 8 के ऊपर जो वैल्यू आएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सॉल्व किए ऑलरेडी, तो उसी तरह कंसेप्ट हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, यहाँ पर सोल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन प्राइस टुडे जो है उसको हम P0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर वो आपको कितना गिवन है, $50। समझ आ गई बात। और इन्फ्लेशन रेट जो है उसको हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो आपको गिवन है 4% मतलब 0.04। समझ आ गई बात। अब इसको 100 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.04। इन्फ्लेशन रेट को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो आपके पास प्राइस है करंट प्राइस, ठीक है, इनिशियल कह सकते हैं या करंट प्राइस, उसको हमने P0 से रिप्रेजेंट कर लिया। और जो टाइम के साथ साथ चेंज आ रहा है हर साल, T को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं टाइम से, ठीक है, या टाइम को T से रिप्रेजेंट करें इन ईयर्स, टाइम को हम ईयर्स के अंदर गिनेंगे। समझ आ गई बात। तो पार्ट ए में हमने क्या करना है, वी यूज कंटिन्यूस कंपाउंड फार्मूला। हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस कंपाउंड फार्मूला यूज करेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा है। वो है P ऑफ T इक्वल टू 50 इंटू e की पावर 0.04t। ये एक्चुअल में फार्मूला जो होता है ना, यहाँ पर आपके पास ये होता है P ऑफ T इक्वल टू P0 e की पावर RT। ये आपके पास बेसिक फार्मूला होता है किसका, कंपाउंड चेंज का। ठीक है, या आपके इसको कह सकते हैं सिंपल कंटिन्यूस कंपाउंड फार्मूला भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर P0 क्या था 50, मैंने 50 पुट कर दिया, R की वैल्यू 0.04 थी वो पुट कर दी। समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक बेसिक हमारे पास फार्मूला आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज द प्राइस फंक्शन, जो कि पार्ट ए में हमने डिराइव करना था ओवर टाइम। ये आपके बाकी क्वेश्चंस के अंदर भी 17 और 18 के अंदर भी इसी तरह यूज होगा, तो आपने इसको याद रखना है। और आगे अभी इसी का इस्तेमाल करेंगे जब हम डेरिवेटिव लेंगे, पार्ट बी और सी को बीसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे। ये समझ आ गया। ये हमारे पास बेसिक एक फार्मूला होता है P ऑफ T इज इक्वल टू P0 e की पावर RT। एक्चुअल में पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम यूज़ करते हैं, या इन्फ्लेशन महंगाई वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए टाइम के हिसाब से स्टेटिस्टिकल जो हमारे मॉडल्स होते हैं वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट ए का रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, पार्ट बी के अंदर देखते हैं कि हमें क्या कह रहे हैं।
पार्ट बी में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड प्राइस आफ्टर 8 ईयर्स, प्राइस फाइंड करो 8 साल बाद। तो आपको सिंपल प्राइस का फंक्शन गिवन है ना, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 50 इंटू ई की पावर 0.04 टी। हमने यहाँ पर क्या करना है, t इज इक्वल टू 8, मतलब 8 साल बाद हमने फाइंड करना है कि p की वैल्यू क्या आ रही है। तो p ऑफ 8 क्या आ जाएगा, 50 इंटू ई की पावर 0.04 इंटू 8 आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 50 इंटू, इसका आंसर आपके पास आएगा ई की पावर 0.32। फाइनली आपके पास p ऑफ 8 का जो आंसर आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो अप्रॉक्सीमेटली 68.86 ये आ जाएगा। ठीक है, ये इन्फ्लेशन आपके पास जो प्राइस होगी, अगर इस इन्फ्लेशन के साथ रहें कि 0.04% हर साल जो है ना वो इंक्रीज हो, और 8 साल बाद जो है ना आपकी प्राइस उस कमोडिटी की होगी वो $68.86 होगी। समझ आ गई बात। अब हमने क्या करना है, पार्ट सी में हमें क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, तो आपको फंक्शन क्या गिवन है, पी ऑफ टी इक्वल टू 50 ई की पावर 0.04 टी। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे, टी वेरिएबल है ना, तो टी वेरिएबल के रिस्पेक्ट इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये पी नॉट ऑफ टी आ जाएगा। तो आपके पास 50 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ई की पावर में जो मर्जी हो उसका डेरिवेटिव ई की पावर 0.04 टी आएगा, लेकिन पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो पावर में 0.04 इंटू टी है, तो 0.04 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो आपके पास पी नॉट ऑफ टी क्या आ गया, 50 को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इसके साथ 0.04 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 ई की पावर 0.04 टी। अब हमने क्या करना है, आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8t इज इक्वल टू 8 फाइंड करें, तो आपके पास पी नॉट ऑफ 8 आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 0.04 इंटू 8। तो फाइनली आफ्टर 8 ईयर्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2.75 इसके इक्वल आ जाएगा, और ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। सिर्फ ये बेसिक फार्मूला आपको पता हो तो बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि कंपनी मॉडल्स एट ऑपरेशनल कॉस्ट एज, एक फंक्शन आपको गिवन है वेयर टी इज इन ईयर्स। वो कह रहे हैं कि एक कंपनी ने अपना जो सालाना खर्चा है, ठीक है, ऑपरेशनल कंपनी को चलाने वाला खर्चा, एक फंक्शन बना दिया जो कि उसको बता रहा है कि हर साल मेरी इतनी कॉस्ट आ रही है। टी यहाँ पर साल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ईयर को। तो पहले पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट एट एनी टाइम टी। और पहले हमने कॉस्ट के अंदर चेंज फाइंड करनी है कि कितनी चेंज आ रही है, मतलब सिंपल इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। दूसरे पार्ट में डिटरमिन द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट इन मिनिमल, मतलब वो कह रहे हैं कि वो रेट ऑफ चेंज फाइंड करो या वो साल टी की वैल्यू फाइंड आउट करो कि जब क्या होगा कि आपके पास ये जो रेट ऑफ चेंज होगा वो सबसे कम होगा, कॉस्ट किस साल में सबसे कम आएगी। तो दूसरे पार्ट में हमने इसी के अंदर क्या करना है, जो डेरिवेटिव फाइंड किया होगा उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास टी की वैल्यू आएगी वो मिनिमल होगी। समझ आ गई बात। चलते हैं सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है। फंक्शन आपको सी ऑफ टी क्या गिवन है, इक्वल टू 500 ई की पावर 0.04 टी माइनस 100 टी आ जाएगा। सबसे पहले हमने पार्ट ए सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। समझ आ गई बात। ये हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल। डिफरेंशिएट करें तो आपके पास सी प्राइम ऑफ टी आ जाएगा, 500 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और ई की पावर जो मर्जी हो तो वही डेरिवेटिव होता है 0.04 टी आएगा। साथ पावर का डेरिवेटिव लें तो पावर 0.04 टी है, विद रिस्पेक्ट टू टी वेरिएबल लेंगे डेरिवेटिव, तो 0.04 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इस पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया मैंने, माइनस 100 कांस्टेंट है, बाहर आया, और टी का डेरिवेटिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू टी 1। तो सी प्राइम ऑफ टी क्या आ गया, 500 इंटू 0.04 और e की पावर 0.04 इंटू टी माइनस 100। ठीक है, आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी प्राइम ऑफ टी आ जाएगा इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, e की पावर 0.04 टी आ जाएगा माइनस 100। ये आपने क्या किया, रेट ऑफ चेंज फाइंड किया है टी एनी टी, मतलब टी की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दें। तो पार्ट ए में हमने क्या था, रेट ऑफ चेंज फाइंड किया कॉस्ट के अंदर एट एनी टाइम टी, टी कोई भी पुट कर सकते हैं अब आप इसके अंदर। ठीक है, ये आपका पार्ट ए था। पार्ट बी में हमने क्या करना है,
पार्ट बी में हमने मिनिमम इंक्रीज फाइंड करना है, मतलब टी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे सी प्राइम ऑफ टी इक्वल टू 0। तो अब इसको 0 के इक्वल पुट करें, क्या आ जाएगा 20 e की पावर 0.04 टी माइनस 100 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 इसकी जगह आ जाएगा। तो 20 e की पावर 0.04 टी, ये 100 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और e की पावर 0.04 टी किसके इक्वल आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 20। तो आपके पास e की पावर 0.04 टी किसके इक्वल आ गया 100 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने t फाइंड करना है, तो ये पावर लेके आनी है स्टार्ट में, क्योंकि t यहाँ पर है। तो इसके लिए क्या करते होते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं। उसकी प्रॉपर्टी है कि पावर में जो भी हो स्टार्ट में आ जाता है। तो हम लिख लें टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग लेंगे तो आपके पास उसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग की वजह से जो आपके पास e की पावर 0.04 t है, नेचुरल लॉग लेंगे तो ये नेचुरल लॉग यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, इसका भी नेचुरल लॉग लेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 0.04 t किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 5 आपके पास 1.604 के इक्वल होता है। तो t ये उधर जाकर डिवाइड होगा तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 40.24 ईयर्स, मतलब कम से कम आपकी जो कॉस्ट आएगी वो कब आएगी, तकरीबन 40 साल बाद आएगी। समझ आ रही है बात, कम से कम कॉस्ट आपकी जो आएगी वो कब आएगी 40 साल बाद। यही हमारा क्या है इसका फाइनल आंसर है, और जो कि हमने फाइंड आउट करना था। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं द प्राइस ऑफ कमोडिटी पी ऑफ टी इज गिवन बाय दिस फंक्शन। एक कमोडिटी है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस जो है आपको ये फंक्शन दे रहा है, जहां पर टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साल को। ठीक है, अच्छा, और पी ऑफ टी जो है प्राइस लेवल को। तो पहले पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट टी इज इक्वल टू 3, और फिर हमने इन्फ्लेशन रेट फाइंड करना है टी इज इक्वल टू 3। पार्ट ए फाइंड करेंगे तो पार्ट बी भी इसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का, और टी इज इक्वल टू 3 पुट करना है तो पार्ट ए सॉल्व हो जाएगा। सोल्यूशन में हमें क्या है, फंक्शन आपको पी ऑफ टी गिवन है, वो है 150 इंटू 1 प्लस 0.05 टी की पावर 2। हमने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो आपके पास पी प्राइम ऑफ टी आ जाएगा इक्वल टू 150 कांस्टेंट है, बाहर आया, यहाँ पर पावर रूल लगा है, पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करोगे तो 0.05 टी आ जाएगा। अब पावर का बगैर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले तो 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस ये 0.05 जो है बाहर आ जाएगा, और टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो पी प्राइम ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा 150 इंटू 2, जब 0.05 से मल्टीप्लाई होगा तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके पास टोटल जब सॉल्व होगा ये पूरी वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएंगी, ये आपके पास 2 इंटू 0.5, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा 2 इंटू 0.05 इंटू 1 प्लस 0.05 टी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल जो पी प्राइम ऑफ टी जो है वो इक्वल आ जाएगा 15 इंटू, ये कैलकुलेटर से आप करें तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 0.05 टी आ जाएगा। ये आपने डेरिवेटिव लिया। अब हमने एट टी इज इक्वल टू क्या करना है 3 फाइंड करना है ना, एट टी इज इक्वल टू 3 करें तो पी प्राइम ऑफ टी क्या आ जाएगा, एट टी इज इक्वल टू 3, 15 इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब पी प्राइम ऑफ 3 क्या आ गया आपके पास, फाइनली जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो 17.25 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने क्या फाइंड कर दिया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड कर दिया। पार्ट बी में हमने क्या करना है, पार्ट बी में हमने फाइंड करना है इन्फ्लेशन रेट। क्या फाइंड करना है, इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला याद रखना कि आपके पास किसके इक्वल होता है, एट टी इज इक्वल टू 3 भी हमने फाइंड करना है, ये आपने याद रखना है, टी इज इक्वल टू 3। इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला आपके पास होता है कि आपने जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड किया वो, और फंक्शन की वैल्यू पी ऑफ टी की वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा। इसका तो हम पहले 17.25 फाइंड कर चुके हैं। पी ऑफ टी का मतलब क्या है, पी ऑफ टी का मतलब टी इज इक्वल टू 3 है ना, तो इसका मतलब हमने पी ऑफ टी फाइंड करना है एट टी इज इक्वल टू 3। ये तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, टी इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये वैल्यू है। लेकिन पी ऑफ टी का मतलब फंक्शन में यहाँ पर टी इज इक्वल टू क्या पुट कर दे 3, तो पी ऑफ 3 क्या आ जाएगा आपके पास 150 इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू 3 आ जाएगा, और उसका होल स्क्वायर
जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पी ऑफ टी की वैल्यू जो आएगी, मतलब पी ऑफ 3 की, वो 198.375 आएगी। तो हमने इन्फ्लेशन रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, पी प्राइम ऑफ टी क्या आया था 17.25 डिवाइड बाई पी ऑफ टी हमने फाइंड किया 198.375 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, इन्फ्लेशन रेट एट टी इज इक्वल टू 3, वो आपके पास क्या आ गया, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 8.7% के, मतलब हर साल महंगाई जो होगी उसके अंदर इजाफा होगा, वो 8.7% से क्या होगा, महंगा होता जाएगा 3 साल बाद। समझ आ गई बात? आई होप कि समझ आया होंगे ये क्वेश्चन आप लोगों को। चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहे हैं कि अ शिप सेल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्टेंस डी ऑफ टी इज नॉटिकल माइल्स फ्रॉम पोर्ट इज मॉडल बाय दिस फंक्शन। ये एक फंक्शन आपको गिवन है, डी ऑफ टी इज इक्वल टू 15t, और वो कह रहे हैं कि एक शिप है वो सफ़र कर रही है, सेल्स मीन सफ़र करना एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल, और उसका डिस्टेंस जो है नॉटिकल माइल्स होते हैं, या आपके समुद्री या जो हवाई जहाज़ होते हैं वो जब किसी डिस्टेंस को मैयर करते हैं तो वो इस यूनिट में करते हैं, यूनिट है मैयर करने का डिस्टेंस को, ठीक है, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, इसी तरह नॉटिकल माइल्स भी आपका एक यूनिट है। तो वो कह रहे हैं कि ये एक आपको फंक्शन गिवन है जहाँ पर टी किसको रिप्रेजेंट करे, हावर्स को। पहले हमने स्पीड फाइंड करनी है शिप की, तो स्पीड का मतलब क्या होता है, देखें स्पीड का रिलेशनशिप अगर आप देखें तो स्पीड एक्चुअल में डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस के अंदर चेंज आती है वो स्पीड होती है, ठीक है। तो पार्ट ए में हमें फंक्शन सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर डी ऑफ टी इज इक्वल टू 15t, हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करेंगे उसके लिए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। समझ आ गई बात? मतलब आप जब स्पीड फाइंड करते हैं तो वो एक्चुअल में क्या होता है, डिस्टेंस के अंदर चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस का तो आपको गिवन है ना, डी ऑफ टी फंक्शन 15t, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, डी ऑफ डी टी डिवाइड बाई डी टी करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ डी टी ऑफ 15t, तो ये आपके पास डी प्राइम ऑफ टी आ जाएगा इक्वल टू, देखें 15 कांस्टेंट है, बाहर आएगा और टी का डेरिवेटिव 1, तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज हमने जो स्पीड हमने फाइंड करनी थी वो क्या आ गई, 15 किलोमीटर पर हावर। समझ आ गई बात? ये आपकी स्पीड है। पार्ट बी भी बिल्कुल सिंपल है, पार्ट बी में कह रहे हैं कि कैलकुलेट डिस्टेंस आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो टी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हावर्स को, ठीक है, और ये फंक्शन आपको डिस्टेंस दे रहे हैं। देयरफॉर नाउ डिस्टेंस आफ्टर 3 आवर्स, इसका मतलब डी ऑफ टी को आप लोगों ने क्या करना है, 15t, इस फंक्शन को, अब डेरिवेटिव तो नहीं लेना ना, स्पीड हमने नहीं फाइंड करनी, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि 3 घंटे बाद कितना होगा। तो डिस्टेंस का फंक्शन ये है। अब t इज इक्वल टू यहाँ पर 3 पुट करें तो आपके पास डी ऑफ 3 आ जाएगा 15 इंटू 3 विच इज 45। समझ आ गई बात? इतना आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा, लेकिन नॉटिकल माइल्स में, नॉटिकल माइल्स। समझ आ गई बात? क्लियर है? ये आपने पार्ट बी सॉल्व कर दिया। पार्ट सी में कह रहे हैं कि एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ स्लोप। अब आपको फंक्शन क्या गिवन है, पहले इसको समझते हैं। पार्ट सी समझने वाला है, बाकी तो बिल्कुल सिंपल थे। डी ऑफ टी आपको फंक्शन गिवन है 15t, डी ऑफ टी को मैं लेट कर लेता हूँ y के, ये 15t आ गया। अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखें ना तो वो एक्चुअल में हमें गिवन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर x के बजाय t है तो हम t लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एम टी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर m एक्चुअल में जो t के साथ वेरिएबल होता है ना, कोफिशिएंट, वो स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप। तो स्लोप यहाँ पर क्या है, 15 है कि नहीं, m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, स्लोप है। तो अगर हम इसको ज़रा देखें, आपके पास m स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई थी, ये जो आपको फंक्शन गिवन था, ये एक शिप है आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 1 था, t इज इक्वल टू 2 था, तो t इज इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करें, आपके पास देखो वैल्यू क्या आ रही है, 15 आ रही है कि नहीं, 15 फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, तो ये 15 आ रहा है। इसी तरह आप t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई टू 30। तो आपके स्पीड जो है शिप की स्पीड के अंदर, उसके अंदर चेंज आ रही है कि नहीं, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो आपका स्लोप है ये क्या है, ये स्पीड के अंदर जो कांस्टेंट एक चेंज आ रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। समझ आ गई बात? मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल t इज इक्वल टू 1 था तो शिप की स्पीड 15 थी, t इज इक्वल टू 2 हो
तो उसकी स्पीड डबल हो रही है, 15 मल्टीप्लाई 2 हो रही है, 3 हो रही है तो ट्रिपल हो रही है, 4 करेंगे t इज इक्वल टू, तो आपके पास शिप की स्पीड 4 गुना जो है ना ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं द स्लोप 15 रिप्रेजेंट्स द शिप्स, ये आपकी शिप जा रही है ना, शिप्स कांस्टेंट स्पीड। शिप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ये जो स्लोप है, ये जो इसकी शिप की कांस्टेंट एक स्पीड है जो कि t इज इक्वल टू 1 हो तो 15 है, t इज इक्वल टू 2 हो तो वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डबल हो रही है, फिर t इज इक्वल टू 3 के ऊपर ट्रिपल हो रही है। तो उसका मतलब कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्या है आपके पास 15 नॉटिकल माइल्स पर हावर है। समझ आ गई बात। ये जो आपका स्लोप है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके, इस शिप के कांस्टेंट स्पीड को। समझ आ गई बात। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन 20 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि साइक्लिस्ट ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड द डिस्टेंस ट्रेवल एस ऑफ टी इन मीटर इज गिवन बाय दिस फंक्शन। ये एक फंक्शन है एस ऑफ टी जो कि आपको डिस्टेंस दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। आप टी यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो वो 1 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस है ये फंक्शन आपको बता रहा है। तो हमने पहले पार्ट में स्पीड फाइंड करनी है एट एनी टाइम टी। ठीक है, क्या फाइंड करनी है हमने, सबसे पहले यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड के लिए और कुछ नहीं है, इस फंक्शन को इसका डेरिवेटिव लेंगे और हमारे पास स्पीड आ जाएगी। उसके बाद स्पीड फाइंड करनी है t इज इक्वल टू 4, तो जो डेरिवेटिव आया होगा उसके अंदर t इज इक्वल टू 4 पुट करें तो पार्ट बी सॉल्व होगा। पार्ट सी में उसी तरह हम स्लोप को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ए में स्पीड हमने फाइंड करनी है एट एनी टाइम t। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन आपको गिवन है एस ऑफ t इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे यहाँ पर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस प्राइम ऑफ t इक्वल टू 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, t आ जाएगा प्लस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा और t का डेरिवेटिव 1। ये आपके पास क्या आ गया, पार्ट ए का आंसर आ गया। क्या कि हमने स्पीड फाइंड करनी थी एट t इज इक्वल टू एनी टाइम। अब t एनी टाइम मतलब t की जगह कुछ भी पुट करें तो ये स्पीड आपको फंक्शन देगा। पार्ट बी में हमने एट t इज इक्वल टू 4 फाइंड करना है, 4 सेकेंड्स। तो आपके पास एस प्राइम ऑफ 4 आ जाएगा, इस फंक्शन में 4 पुट करें तो 10 इंटू 4 प्लस 3 तो ये आ जाएगा 43। एस प्राइम ऑफ 4 आ गया। ये आपका पार्ट 2 का आंसर था। पार्ट 3 में कह रहे हैं, पार्ट सी में कि इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप इन दिस कंटेक्स्ट, कि ये जो आपके पास स्लोप है ये वाले इस फंक्शन के अंदर हम पहले लिख लेते हैं। पार्ट सी में एस प्राइम ऑफ टी का जो स्लोप है 10t प्लस 3 आपको फंक्शन गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, y इज इक्वल टू एम टी प्लस सी। सी यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। m यहाँ पर क्या है, स्लोप, और t यहाँ पर वेरिएबल है, x भी हो सकता है, y भी, कोई भी हो सकता है। तो हमें कह रहे हैं कि ये जो आपका 10 स्लोप है इसको बताएं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर सबसे पहले आप इस फंक्शन को रिकॉग्नाइज करें कि ये है क्या, ये एक लीनियर फंक्शन है जो कि टाइम के साथ साथ स्पीड के अंदर उसमें क्या आ रही है, उसकी वजह से चेंज आ रही है। क्या आ रही है, वो चेंज आ रही है, स्पीड चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। देखो स्पीड के अंदर चेंज आ रहा है कि नहीं टाइम के साथ साथ, मतलब इन सिंपल वर्ड्स आप यहाँ पर अगर ग्राफ देखें इसका इस तरह से बना लें तो ये आपके पास टाइम है फॉर एग्जांपल 1 2 3 सेकेंड्स, ये आपके पास स्पीड है S1 S2 S3। ये आपका फंक्शन फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह बन रहा है। अगर t इज इक्वल टू 1 है तो फॉर एग्जांपल ये फंक्शन आपको 13 वैल्यू दे रहा है, t इज इक्वल टू 2 हो तो ये आपको 23 दे रहा है, समझ लें। ठीक है, t इज इक्वल टू 3 हो तो ये 33 दे रहा है। तो आप देखें यहाँ पर आपका ये जो है ना, ये साइकिलिस्ट जो है, जो साइकिल चला रहा था, ये ग्राफ उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके स्पीड को। तो आपके स्पीड में देखो ये जो स्लोप है ये उसके अंदर स्पीड के अंदर चेंज लेके आ रहा है कि नहीं टाइम के साथ साथ। देखो यहाँ पर 0 से लेकर 13 तक, फिर 13 से 23 तक कितना डिफरेंस आ रहा है, टोटल आपके पास 10 डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट जो आपका स्लोप है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आपके स्पीड के अंदर चेंज लेके आ रहा है। साइकिलिस्ट के एक्सेलरेशन है एक्चुअल में, ठीक है, जो कि एक्सेलरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के बाद साइकिल जो चला रहा था साइकिलिस्ट, उसकी स्पीड थी 13, ठीक है, 2 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड हो गई थी 23, 3 सेकंड्स के बाद हो गई थी 33। तो साइकिलिस्ट जो है उसके एक्सेलरेशन के अंदर चेंज आ रहा है कि नहीं टाइम के साथ साथ। तो इसका मतलब ये जो स्लोप है
हेंस द स्लोप 10 जो है हमारे पास रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट, कि हर एक सेकंड के बाद साइक्लिस्ट के एक्सेलरेशन में कितनी चेंज आ रही है, समझ आ रही बात? तो वो कितनी आ रही है? विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड के अंदर 10 मीटर उसके अंदर चेंज आ रहा है। देखो पहला सेकंड था इनिशियली, तो उसकी कितनी थी? ये जो आपका c है ना कांस्टेंट, ये एक्चुअल में इनिशियल स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुरू में वो कितने स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा था। वो आपके पास यहाँ पर है, इधर से स्टार्ट होगा 3 से, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप एक्चुअल में आपके साइक्लिस्ट के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इंक्रीज हो रहा है हर सेकेंड में 10 मीटर के साथ। समझ आ गई ये बात? क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हो। जी, तो इसी के साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 2.10 हुआ कंप्लीट और चैप्टर 2 भी यहाँ पर हमारा हुआ एंड। आई होप सो कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइज और ये सारे चैप्टर जो है ये सीखा होगा और कुछ ना कुछ समझा होगा। अगर ये लेक्चर्स आप लोगों को हेल्पफुल लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स के साथ।